एवरीवन, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल मेड गेम क्लासेस में। तो ये जीओसी का आपका लास्ट लेक्चर होगा। इसमें हम शुरू में कुछ पॉइंट पढ़ेंगे, ऐसे पॉइंट जो आपके जो है छूट गए हैं। उसके बाद जो है मैं आपको क्वेश्चन कराऊंगा, एक पूरा असाइनमेंट सोल्व कराऊंगा और दूसरा असाइनमेंट आपको खुद सोल्व करना है। दूसरा असाइनमेंट खुद सोल्व करना है, जो भी डाउट हो आप जो है ग्रुप में पूछना। पर एक ये जो मैं आपको क्वेश्चन कराऊंगा, इससे जो है आपकी एबिलिटी बिल्ड होगी कि कैसे जो है हमें क्वेश्चन करने हैं, किस प्रकार से जो है हमें क्वेश्चन अप्रोच जो है करना है। ठीक है, तो पहले हम कुछ बात कर लेते हैं। जैसे कि मैंने आपके सामने लिख रखा है बॉइलिंग पॉइंट एंड मेल्टिंग पॉइंट ऑफ एल्केन्स। एल्केन्स के बॉइलिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट की हम बात कर रहे हैं। तो सबसे पहले बॉइलिंग पॉइंट की बात कर लूं, सबसे पहले बॉइलिंग पॉइंट की बात कर लेते हैं। तो पहली चीज बॉइलिंग पॉइंट में क्या है जो आपको ध्यान रखनी है कि जिसका हमारा जो है मोलिकुलर मास ज्यादा होगा, जिस एल्कीन को हमारा मोलिकुलर मास ज्यादा होगा उसका बॉइलिंग पॉइंट भी ज्यादा होगा। तो पहली चीज आपको क्या देखनी है, मोलिकुलर मास ज्यादा है तो बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा है। मोलिकुलर मास प्रोपोर्शनल टू बीपी, बॉइलिंग पॉइंट लिख दिया मैंने। पहली चीज समझ में आई। दूसरी चीज समझिए, अगर किसी वजह से आपके पास जो है आइसोमर हो, आइसोमर का क्या मतलब कि आपका जो है मोलिकुलर मास सेम है, या मैं कहूं मोलिकुलर फॉर्मूला आपका सेम है पर उसकी स्ट्रक्चर डिफरेंट है। ठीक है, अगर आपके पास आइसोमर हो तो तब क्या करना है, तो देखना इन आइसोमेरिक एल्केन्स लिखो। इसे एल्केन्स की बात कर रहे हैं ना, तो एल्केन्स लिखो, एल्केन्स। अब ध्यान से समझिएगा, आपके पास एक एल्केन है कुछ इस तरह से, ये आपके पास एक एल्केन है, ठीक है ए। दूसरी एल्केन है आपके पास कुछ इस तरह से, ये है आपकी बी, ये होगी आपकी बी। और तीसरी एल्केन जो है आपकी कुछ इस तरह से है कि जो है कुछ इस तरह से, ये होगी आपकी सी। ठीक है, ये होगी ए, ये होगी बी, ये होगी सी। देखना कार्बन का नंबर 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 और 5 है सब में कार्बन का नंबर। तो क्या है, ये आपस में आइसोमर है। तो जब हम ए से सी की तरफ जा रहे हैं तो हम क्या देख रहे हैं, नंबर ऑफ ब्रांच इंक्रीज हो रही है। देखो यहाँ एक भी ब्रांच नहीं है, ब्रांच मतलब शाखा। ठीक है, इसका कोई भी हाथ या पैर, देखो ये जो है ये ब्रांच है, ठीक है, हाथ या पैर। तो तब हम ए से बी की तरफ गए तो हमारी एक ब्रांच बढ़ गई, बी से सी की तरफ गए तो देखो 2 ब्रांच बढ़ गई। ठीक है, तो जैसे जैसे ब्रांच इंक्रीज होगी एल्कीन की, वैसी वैसी उसका जो है वो बॉइलिंग पॉइंट कम हो जाएगा। ब्रांच इंक्रीज बॉइलिंग पॉइंट डिक्रीज, ब्रांच इंक्रीज बॉइलिंग पॉइंट डिक्रीज। रीजन भी हम समझेंगे, पहले ये बात पूरी लिख लेते हैं। क्या लिखते हैं, ब्रांच इंक्रीज बॉइलिंग पॉइंट डिक्रीज। जैसे जैसे हमारी ब्रांच बढ़ रही है तो वैसे वैसे हमारा बॉइलिंग पॉइंट कम हो रहा है। अब देखिए इसके पीछे का रीजन क्या है, इसके पीछे का रीजन ध्यान से समझना आप। देखिए अगर मैं आपसे कहूं कि आपको एक ऐसी स्ट्रक्चर बतानी है कि जिसमें जो है उसका सरफेस एरिया सबसे कम हो, स्ट्रक्चर का सरफेस एरिया सबसे कम हो, तो आपने फिजिक्स में पढ़ा होगा कि आसमान से आने पर जो है बारिश की बूंद गोल क्यों हो जाती है, तब वो जमीन पे गिरती तो गोल हो जाती है। तो उसके पीछे आपने रीजन पढ़ा होगा। रीजन क्या है, क्योंकि जो है सबसे कम जो सरफेस एरिया होता है सभी स्ट्रक्चर में वो गोले का होता है, सबसे कम सरफेस एरिया गोले का होता है। और सेम चीज यहाँ आप देखिए कि जैसे जैसे देखो ये था हमारी स्ट्रक्चर, दूसरी स्ट्रक्चर क्या थी हमारी ये, और तीसरी स्ट्रक्चर थी हमारी कुछ इस तरह से। यहाँ आप क्या देख रहे हो, देखो ये कुछ कुछ सर्कल का पार्ट ले रही है। यहाँ क्या है, इसका देखो सरफेस एरिया की अगर बात करूं ये होगा, इसके अगर मैं सरफेस एरिया की बात करूं सरफेस एरिया ये होगा, इसमें सरफेस एरिया की बात करूं तो सरफेस एरिया मतलब बाहर का एरिया उसके कौन सा होगा, ये वाला होगा। चूंकि ये कैसा बनना है आपका, गोल हो रहा है, गोला बन रहा है, तो मैंने अभी आपको क्या बताया, आपने फिजिक्स में पढ़ा होगा कि गोले का जो है वो सरफेस एरिया सबसे कम होता है। तो ध्यान से सुनना, जैसे जैसे हमारी ब्रांच बढ़ेगी, जैसे जैसे हमारी ब्रांच बढ़ेगी एल्कीन की, आइसोमेरिक एल्कीन में मतलब सेम नंबर ऑफ मोलिकुलर मास है, जैसे जैसे ब्रांच बढ़ रही है उसका सरफेस एरिया कम हो जाएगा, और सरफेस एरिया कम होने की वजह से उसका बॉइलिंग पॉइंट भी कम हो जाएगा। मेरी बात आप समझे।
जैसे जैसे हमारा क्या बनेगा, जैसे जैसे हमारा जो है ब्रांच बढ़ेगी उसका क्या होगा, सरफेस एरिया कम हो जाएगा, और सरफेस एरिया कम होगा तो बॉइलिंग पॉइंट कम हो जाएगा। बताओ इतनी बात समझ में आई, इतनी बात समझ में आई। विद इंक्रीजिंग ब्रांच बॉइलिंग पॉइंट विल डिक्रीज। पहली बात आपने समझ ली क्या, बॉइलिंग पॉइंट की, किसकी, एल्केन के। एल्केन के बॉइलिंग पॉइंट अब आप कर सकते हो। मेल्टिंग पॉइंट समझना, ये ध्यान से समझना। देखो चाहे एल्केन हो, चाहे एल्कीन हो, चाहे एल्काइन, कोई भी हमारी स्ट्रक्चर हो, जो हमारा मेल्टिंग पॉइंट है वो हमेशा डिपेंड करता है कि उसकी जो है सिमिट्री कैसी है, उसकी शेप कैसी है। तो शेप पे डिपेंड करता है। शेप मतलब, शेप से क्या मेरा मतलब है कि क्रिस्टल में उसकी पैकिंग कैसी है, क्रिस्टल में उसकी पैकिंग कैसी है। तो पैकिंग पे डिपेंड करता है कि हमारा मेल्टिंग पॉइंट, अगर पैकिंग बहुत अच्छी होगी तो मेल्टिंग पॉइंट बहुत ज्यादा होगा, पैकिंग कम अच्छी होगी तो मेल्टिंग पॉइंट कम होगा। अब इस चीज को ध्यान से देखना मेल्टिंग पॉइंट में, तो इसमें देखना कि जो आपके ओड नंबर, जो आपके इवन नंबर ऑफ कार्बन है, ये देखिए 1 2 3 4, कितने कार्बन है इसमें, 1 2 3 4 5 और ये हो गया हमारा 6। तो इसे लिख रहा हूं मैं C6। C6 का मेरा क्या मतलब है, ऐसी स्पीशीज जिसमें 6 कार्बन है, ठीक है। दूसरा मैंने क्या लिखा, दूसरे में मैंने कितने लिखे, 1 2 3 4 5 6 7, इसे मैंने लिखा है C7, ठीक है। तो इसमें आपको ध्यान रखना है कि जो जिसमें हमारे एल्केन में ओड नंबर ऑफ कार्बन होंगे, जिसमें हमारे एल्कीन में ओड नंबर ऑफ कार्बन होंगे, जो उसके आगे का इवन नंबर ऑफ कार्बन होगा उससे जो है मेल्टिंग पॉइंट उसका ज्यादा होगा। कहने का मतलब क्या है कि जो हमारा C6 होगा, देखना जो हमारा C6 होगा इसका मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा होगा C7 से। कि अगर आपके ओड नंबर ऑफ कार्बन है तो मेल्टिंग पॉइंट आपका कम हो जाएगा, और आपके इवन नंबर ऑफ जो है कार्बन है तो आपका मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा हो जाएगा। इसका रीजन सुनिए, इसका रीजन है कि पैकिंग कितनी अच्छे से हो रही है। तो अब हमने स्ट्रक्चर देखी तो हमने पाया जिसमें इवन नंबर, क्योंकि ये फॉर्म कैसी है, जिग-जैग फॉर्म। देखो एल्केन हमेशा जिग-जैग फॉर्म में रहती है, इस स्ट्रक्चर को कहते हैं जिग-जैग स्ट्रक्चर। तो जिग-जैग स्ट्रक्चर में तब हमारे 6 कार्बन थे, या मैं कहूं तब हमारे क्या थे, इवन नंबर ऑफ कार्बन थे। तो पैकिंग इफिशियंसी बहुत अच्छी आ रही थी इसकी, पैकिंग इफिशियंसी, या मैं कहूं पैकिंग इफिशियंसी भी नहीं कहता हूं, मैं सिंपल आपको वर्ड बताता हूं कि क्रिस्टल में पैकिंग इसकी जो है वो बहुत अच्छी हो रही थी। पर तब हमने इसके केस में देखा तो इसके केस में हमारी पैकिंग इतनी अच्छी नहीं हो पा रही थी, जिसकी वजह से इवन नंबर ऑफ जो है हमारा मॉलिक्यूलर मास होगा उसका मेल्टिंग पॉइंट ओड वाले से ज्यादा होगा। सिर्फ कैसे करना है, एक अगले वाले में कैसे मैं आपको दिखा देता हूं, देखिए ध्यान से। अगर मैं आपका लिखा हूं C1 C2, मतलब ये क्या है आप समझ ही पा रहे होंगे, C3 C4 C5 C6 C7 C8 और C9। इन सब में मैं आपसे कहूं कि इतनी सारी मैंने आपको जो है एल्केन दे रखी है, इसमें आपको जो है मेल्टिंग पॉइंट का ऑर्डर लिखना है। तो कैसे लिखोगे ध्यान से देखना, सबसे ज्यादा होगा C8 वाले का, फिर हो जाएगा C9 वाले का, फिर हो जाएगा C6 वाले का, फिर हो जाएगा C7 वाले का, और फिर हो जाएगा C4 वाले का, फिर हो जाएगा C5 वाले का। ऐसी जो है फिर आगे को चलता चला जाएगा। कुछ इस तरह से मेल्टिंग पॉइंट का ऑर्डर होगा जिसमें इवन नंबर ऑफ कार्बन होंगे, जो उससे ज्यादा वाला होगा ओड वाला, उससे जो है मेल्टिंग पॉइंट इसका ज्यादा होगा। इसके पीछे क्या था कि उसकी स्ट्रक्चर कुछ इस प्रकार से है इवन वालों की जिग-जैग फॉर्म में, कि वो पैकिंग बहुत अच्छी हो रही है उसकी लैटिस के अंदर। तो ये रीजन इसके पीछे है। तो मैं आशा करता हूं कि आप एल्केन का मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट के बारे में कुछ तो समझे होंगे, ठीक है। दूसरी चीज देखना इसमें भी देखना, जैसे जैसे हमारी जो है ब्रांच इंक्रीज होगी, जैसे जैसे हमारी ब्रांच इंक्रीज होगी, और इसमें भी क्या हो जाएगा, ब्रांच इंक्रीज होने पे सरफेस एरिया डिक्रीज हो जाएगा, तो उसका जो मेल्टिंग पॉइंट है वो भी डिक्रीज होगा। ब्रांच इंक्रीज मेल्टिंग पॉइंट डिक्रीज, सेम चीज है इसमें भी, ब्रांच इंक्रीज मेल्टिंग पॉइंट डिक्रीज, ठीक है। मेल्टिंग पॉइंट का भी आप ये लिखना। इतनी बात आपके समझ में आई होगी। नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट ध्यान से सुनना। BP एंड MP बॉइलिंग पॉइंट एंड मेल्टिंग पॉइंट ऑफ एल्कीन्स। एल्कीन्स के केस में आप देखना, ध्यान से देखना, आपके पास मैं 2 एल्कीन लिख रहा हूं, सिस और ट्रांस, CH3
ये कैसी एल्कीन आपकी सिस एल्कीन। सिस कैसा पता चला मुझे, दोनों CH3 मेरे एक तरफ हैं। इस वाले में देखना C और CH3 और CH3 और ये हमारा हाइड्रोजन, ये हमारा हाइड्रोजन। इतनी बात समझ में आ रही, जो मैंने बोर्ड पे लिखा है तो पता चल होगा क्या है। अब मैं बोलिंग पॉइंट की बात कर लेता हूं। बोलिंग पॉइंट, इसे A नाम देता हूं, इसे B नाम देता हूं। अब ध्यान से सुनना मेरी बात। इस वाले में आप क्या देख रहे हो, CH3 का कैसा इफेक्ट रहता है, प्लस आई, इसका है प्लस आई, इसका है प्लस आई। तो इसका टोटल जो अगर मैं कहूं डाइपोल मूवमेंट कुछ इस तरह से होगा नीचे की तरफ, क्योंकि इसका प्लस आई, इसका प्लस आई, और जो हमारा रिजल्टेंट होगा वो इधर होगा कुछ, ठीक। या मैं दूसरे शब्दों में कह सकता हूं, इसमें जो है म्यू मेरा क्या है, डाइपोल मूवमेंट इज नॉट इक्वल टू जीरो। इस वाले केस में मेरा डाइपोल मूवमेंट जीरो नहीं है। इस वाले केस में देखना, इस CH3 ने अपने इलेक्ट्रॉन इधर धकेल ले, इसके विपरीत इस वाले CH3 ने इधर धकेल दिए, और हाइड्रोजन से कैंसिल। तो इधर वाला जो धकेल लिया उसे वो संभाल ले रहा है, इधर वाला जो कर रहा है उसे ये संभाल ले रहा है। तो इसमें क्या मैं लिखूं, डाइपोल मूवमेंट म्यू इज इक्वल टू जीरो। इतनी बात क्लियर है, इसमें म्यू इज नॉट इक्वल टू जीरो, इसमें म्यू इज इक्वल टू जीरो। अब समझना ध्यान से, अब यहां समझना, आपके पास एक एटम है ये, और इसमें क्या है आपका जो है डाइपोल मूवमेंट हो रखी है। डाइपोल मूवमेंट क्या होता है कि भाई एक म्यू इज नॉट इक्वल टू जीरो, इसका मतलब एक तरफ जो है हमारे कंपाउंड में पॉजिटिव चार्ज इकट्ठा हो गया है, और एक तरफ जो है वो निगेटिव चार्ज ने अपनी जगह बना ली है। ये हो गया म्यू इज नॉट इक्वल टू जीरो। दूसरा केस क्या होगा आपके सामने, ये पॉजिटिव चार्ज है और ये जो है निगेटिव चार्ज है। यहां आप क्या देख रहे हो कि इसमें म्यू इज इक्वल टू जीरो, इसमें क्या है म्यू इज इक्वल टू जीरो, इसमें क्या है म्यू इज नॉट इक्वल टू जीरो। अब इसी का जिसका म्यू जीरो नहीं है, जिसका म्यू जीरो नहीं है, उसका दूसरा मॉलिक्यूल इसके पास आया। दूसरा मॉलिक्यूल पास कुछ इस तरह से आया, देखिए दूसरा मॉलिक्यूल पास आया कि इस वाले में क्या था कि सपोज करो इसमें जो है यहाँ निगेटिव 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 और इधर पॉजिटिव पॉजिटिव पॉजिटिव। तो ये जो निगेटिव है, निगेटिव का इस वाले मॉलिक्यूल में पॉजिटिव के साथ अट्रैक्शन हो सकता है, एक मॉलिक्यूल का दूसरे मॉलिक्यूल में इंटरेक्शन, सॉरी अट्रैक्शन नहीं, इंटरेक्शन हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है, क्यों नहीं होगा भाई, पॉजिटिव निगेटिव का तो इंटरेक्शन हो सकता है, इसमें निगेटिव पॉजिटिव का इंटरेक्शन हो सकता है। देखिए अगर किसी वजह से ये है तो दूसरा मॉलिक्यूल अगर मेरा किसी कुछ इस वजह से होगा तो इनके बीच में क्या हो रहा है, इंटरेक्शन। ऐसी जो है तीसरा मॉलिक्यूल मेरा कुछ इस वजह से होगा, इनके बीच में क्या हो रहा है, इंटरेक्शन। ऐसी जो है चारों तरफ हमारा क्या हो रहा है, इंटरेक्शन हो रहा है। बात समझ में आई इतनी। अब आप बोल इसके जो है म्यू इज जीरो के केस में देखिए, डाइपोल मूवमेंट जहां जीरो है कि आपका ये क्या है, ये पॉजिटिव चार्ज और ये चारों तरफ निगेटिव बिखरा पड़ा है। डाइपोल मूवमेंट का मतलब ही होता है कि आपका चार्ज का सेपरेशन हो गया है, मतलब एक तरफ आपका जो है ज्यादा इलेक्ट्रॉन चले गए, दूसरी तरफ नहीं गए पूरे मॉलिक्यूल में। म्यू का मतलब ही ये होता है। अब इसका कोई पड़ोस का एटम आएगा तो क्या इन दोनों के बीच में इंटरेक्शन होगा, क्या इन दोनों के बीच में इंटरेक्शन होगा, नहीं, इतना इंटरेक्शन नहीं होगा जितना उसमें हो सकता है। तो इससे हमें क्या पता चला, इस सब चीज से हमें क्या पता चला, देखिएगा सुनिएगा ध्यान से, इस सब चीज से हमें क्या पता चला कि जिसमें म्यू जीरो नहीं है, इसका मतलब उसके मॉलिक्यूल आपस में टाइटली बॉन्डेड है। तब हम उन्हें बॉयल करेंगे, तो क्या होगा, उसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा इस वाले से। तो ये मैं ए नाम दे दूं, ये बी नाम दे दूं, तो ए का बॉइलिंग पॉइंट बी से ज्यादा होगा, ए का बॉइलिंग पॉइंट बी से ज्यादा होगा। ये बात आप मेरी समझे या नहीं, ये बात मेरी आप समझे या नहीं, बताइए जल्दी। अब बात करते हैं मेल्टिंग पॉइंट की। ध्यान से देखना, मेल्टिंग पॉइंट किस पर डिपेंड करता है कि लैटिस में किस प्रकार से हमारी जो है कंपाउंड मॉलिक्यूल उसके फिट हैं, लैटिस में उसकी लैटिस में मतलब फिटिंग कैसी हो रही है। तो देखना, इसकी स्ट्रक्चर बनाता हूं मैं ए की, ये है हमारा ए, ठीक है। इसके ऊपर मैं दूसरा ए लिख रहा हूं, तो दूसरा ए कैसा आ जाएगा, इधर आएगा यहां, और ये तीसरा ए लिख रहा हूं, 3 मॉलिक्यूल मैंने लिए हैं इसके, ये 4 मॉलिक्यूल लिए, मतलब ऐसे जो इसके मॉलिक्यूल आते चले जा रहे हैं, देख रहे हो गैप थोड़ा बहुत तो इनके बीच में रहेगा। अब मैं जो है बी वाली स्ट्रक्चर लेता हूं। बी वाली स्ट्रक्चर कैसी है, कुछ इस तरह से, ये क्या है, ट्रांस, बी वाली स्ट्रक्चर, ट्रांस है ये बी वाली स्ट्रक्चर। इसके ऊपर इसकी दूसरी स्ट्रक्चर फिट करो, तो दूसरी कैसे करोगे कि जो है सेम जो है इसके ऊपर आ रही है, इसकी तीसरी स्ट्रक्चर पूरी ढक जाएगी, कहीं भी कोई जगह नहीं बच रही है, ऐसी इसकी जो है स्ट्रक्चर बनती हुई चली जा रही है।
तो इस केस में आप देख क्या रहे हो, इस केस में आप देख क्या रहे हो कि इसकी जो पैकिंग होगी लैटिस में वो बहुत अच्छी हो रही है, क्योंकि इसके बीच में जो है कोई भी जगह खाली नहीं रहेगी, इसमें जो है जगह खाली रहेगी। तो इसकी पैकिंग बहुत अच्छी हो रही है, किस वाले की, ट्रांस वाले की। तो पैकिंग अच्छी होने की वजह से आपका क्या होगा, अगर मैं मेल्टिंग पॉइंट की बात करूं तो बी का मेल्टिंग पॉइंट ए से ज्यादा होगा, बी का मेल्टिंग पॉइंट ए से ज्यादा होगा। तो ये तो मैंने अभी आपसे बात करी मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट की, ठीक है। तो अभी तक आपका जो है इसमें सब कुछ हो गया है, कुछ इसमें जो है शेष नहीं है। एक चीज और बताने से बची है, वो और बता देता हूं। देखना आप एल्कीन्स की तब भी बात होगी, ये देखना तब भी हम एल्कीन्स की बात करेंगे, और उसमें जो है हीट ऑफ हाइड्रोजिनेशन, किसकी बात करेंगे, हीट ऑफ हाइड्रोजिनेशन या हीट ऑफ कंबस्टन। हम इन दोनों में से किसी की भी बात करें तो आपको यहां एक ही चीज ध्यान रखनी होगी, आपको यहां एक ही चीज ध्यान रखनी होगी, स्टेबिलिटी। स्टेबिलिटी, एल्कीन की स्टेबिलिटी देख सकते हो, सिखाई थी। स्टेबिलिटी हमेशा इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगी किसकी, हीट ऑफ हाइड्रेशन, HOH। स्टेबिलिटी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू हीट ऑफ हाइड्रोजिनेशन। अब ये क्यों है, इसका रीजन भी आप सुन लीजिए। चलो सपोज करो ऊपर जाने पर आपकी एनर्जी इंक्रीज हो रही है, ऊपर जाने पर आपकी एनर्जी इंक्रीज हो रही है। ये है आपकी एल्कीन, ये है आपकी, इधर लिखता हूं, ये है आपकी एल्कीन, ये है ए, ये है बी, ठीक है, और ये स्ट्रक्चर है सी। अगर आप ए का हाइड्रोजनेशन कराओगे पूरा तो क्या बनेगा, सी बनेगा। हाइड्रोजनेशन का मतलब हाइड्रोजन आके लग रहे हैं। बी का हाइड्रोजनेशन कराओगे तो क्या बनेगा, सी बनेगा। और सी, ये एल्केन जो है हमेशा एल्कीन से ज्यादा स्टेबल होती है, क्योंकि इसमें एक पाई बॉन्ड की जगह एल्केन में 2 हाइड्रोजन जुड़ जाते, एक डबल बॉन्ड पे 2 हाइड्रोजन जुड़ते हैं, एक बॉन्ड ज्यादा बनना है। और पाई बॉन्ड बी की भी है सिग्मा बॉन्ड के मुकाबले। तो क्या हो रहा है कि आपको स्टेबल स्ट्रक्चर मिल रही है, क्योंकि जितने ज्यादा बॉन्ड होंगे उतनी ज्यादा एनर्जी रिलीज होगी, उतनी चीज हमारी स्टेबल होगी। तो मैं कहता हूं कि सी मेरा जो है वो स्टेबल है, ये मेरा सी की एनर्जी है, ये मेरी सी की एनर्जी है, सी जो है मेरा वो स्टेबल है, ठीक है। अब इन दोनों में अगर स्टेबिलिटी की बात करूंगा ए और बी में, कौन ज्यादा स्टेबल होगा, देखिए ये आइसोलेटेड एल्कीन, ये कंजुगेटेड एल्कीन, तो बी वाले की एनर्जी ज्यादा होगी, मतलब बी वाला कम स्टेबल होगा, और ये होगा हमारा ए वाला, ये होगा हमारा ए वाला। बी वाले की एनर्जी ज्यादा, ए वाले की कम। अब हमें क्या बनाना है, इसका हाइड्रोजनेशन करना है H2, और इससे क्या कंपाउंड बनाना है, ये C बनाना है। तो अब आप ए का हाइड्रोजनेशन करेंगे तो डेल्टा ई की वैल्यू देखिए, डेल्टा ई की वैल्यू क्या आएगी आपकी, ये आ जाएगी, इतना एनर्जी डिफरेंस, ठीक है। और तब हम बी का हाइड्रोजनेशन करेंगे तो एनर्जी डिफरेंस देखिए क्या आएगा आपका, डेल्टा ई, ये E1 लिख दूं, ये E2 लिख दूं, देख लो डेल्टा E2 आपका ज्यादा है। इससे हमें एक चीज समझ में आ रही है, जो कंपाउंड हमारा स्टेबल होगा उसकी हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन कम होगी, ऐसी जो है जो हमारा जिसमें जो अनस्टेबल उसका होगा उसकी हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन ज्यादा होगी। और ये हमेशा निगेटिव में आती है, मतलब डेल्टा H जो है वो निगेटिव में आता है, क्योंकि एनर्जी हमेशा रिलीज होती है। कोई भी स्टेबल चीज बना एनर्जी हमेशा रिलीज होगी। तो ये आप जो है इस फॉर्मूला लिख लेना। बताओ इतनी बात आपके समझ में आई या नहीं, ठीक है। तो अब हम बढ़ते हैं अपने क्वेश्चंस की तरफ, ठीक है। तो भाई इतनी बात आपके समझ में आई, चलो तो हम अपने क्वेश्चन शुरू करते हैं। देखना आप सभी को दिख रहा होगा, ये पहला क्वेश्चन क्या कहता है, देखिएगा। पहला क्वेश्चन आपसे कहता है अरेंज द फॉलोइंग इन द डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एसिडिटी ऑफ हाइड्रोजन इंडिकेटेड इन इटैलिक। इटैलिक में तो इसमें कुछ नहीं दिखा रखा, पर अगर हम कॉमन सेंस लगाएं तो हाइड्रोजन इसमें कहां से निकलेगा, इधर से निकलेगा। इधर कैसे चार्ज आएगा, माइनस। इसमें कहां से निकलेगा, बीच से निकलेगा। बीच से क्यों निकलेगा, क्योंकि इधर वाले ये देखिए ये है C डबल बॉन्ड O CH3, तो ये क्या अगर इधर से निकलेगा माइनस, और इधर जो है C डबल बॉन्ड O, और फिर ये जो भी लगा हुआ है CH3, ठीक है। तो इसके साथ भी रेजोनेंस में जा सकता है, इसके साथ भी रेजोनेंस में जा सकता है, तो ज्यादा स्टेबल होगा। तो अगर अपना हाइड्रोजन बीच में से निकलेगा तो इटैलिक में इसका मतलब बीच में लिखा हुआ होगा। अब इसमें देखिए, इसमें कहां से
निकल सकता है, इसमें भी बीच से निकलेगा, और इसमें कहां से निकलेगा, इसमें भी बीच से निकलेगा। ठीक, इतनी बात आपके समझ में आ रही है। अब ये देखिएगा, इसमें जो है रेजोनेंस में जो जा रहा है ये लिखा हुआ है CH2 माइनस C डबल बॉन्ड O और CH2, इसके साथ कंजुकेशन में जा सकता है, स्टेबल है। इसमें किसके साथ कंजुकेशन में जा सकता है, CH3 C डबल बॉन्ड O CH2, या CH हो गया अब ये निगेटिव, C डबल बॉन्ड O CH3। ठीक, और इसमें क्या हो सकता है, इस वाले में देखिएगा ये अपना CH3 लगा हुआ है और ये C ऑक्सीजन C डबल बॉन्ड O और यहाँ अपना CH माइनस, ठीक है, और इधर क्या लगा हुआ है C डबल बॉन्ड O O CH3, और ऐसे इधर देखिए, इधर क्या लगा हुआ है CH3 C डबल बॉन्ड O और C माइनस H और इधर NO2। ठीक, इसमें स्टेबिलिटी देखनी निगेटिव चार्ज की, जो जितना ज्यादा निगेटिव चार्ज स्टेबल होगा तो हम कह सकते हैं वो उतना ही ज्यादा क्या होगा, उसका कंजुकेटेड, उसका एसिड, ये क्या है कंजुकेटेड बेस, उसका एसिड उतना ही इतना ही एसिडिक होगा। इसमें देखिए एक के साथ कंजुकेशन में जा रहा है, इसमें देखिए निगेटिव चार्ज इसके साथ कंजुकेशन में जा सकता है, इसके साथ कंजुकेशन में जा सकता है, पर यहाँ ऑक्सीजन लगे हुए हैं तो ऑक्सीजन भी इधर कंजुकेशन में जा रहे होंगे। अरे OCH3 का कैसा इफेक्ट लग रहा होगा, प्लस R, और प्लस R नेगेटिव चार्ज की स्टेबिलिटी डिक्रीज करेगा, क्योंकि इधर से भी कंजुकेशन में जा रहा है तो पूरी तरह से नेगेटिव चार्ज कंजुकेशन में नहीं जा पाएगा। इस वाले में क्या देख रहे हो, पूरी तरह से दोनों में जो है कंजुकेशन में जा सकता है। इसमें क्या देख रहे हो, इधर से कंजुकेशन में इसके साथ, और NO2 के साथ भी कंजुकेशन में जा सकता है, ये हमारा NO2 है तो इसके साथ अगर ये C माइनस, इसके साथ भी ये क्या कर सकता है, कंजुकेशन में जा सकता है। बात समझ में आई। और NO2 का माइनस R भी बहुत अच्छा होता है। तो मैं कहूँ सबसे ज्यादा निगेटिव चार्ज कौन सा स्टेबल होगा, 4th नंबर का, तो इसका मतलब सबसे ज्यादा एसिडिक कंपाउंड भी कौन सा होगा, 4th नंबर का। तो देखिए जिसमें 4th हो तो A आंसर हो नहीं सकता, B हो सकता है, D भी नहीं हो सकता, C हो सकता है, B हो सकता है। उसके बाद देखिए कौन सा स्टेबल होगा, ये तीसरा या दूसरा ज्यादा स्टेबल होगा, दूसरा होगा, क्योंकि इसमें तो OCH3 अपने इलेक्ट्रॉन दे रहा है तो दूसरा स्टेबल होगा, तो इसका मतलब कौन सा आएगा, वहां दूसरे नंबर का आना चाहिए। इसमें तीसरा लिखा हुआ है, ये नहीं होगा, और कौन सा हो जाएगा, बी आपका आंसर हो जाएगा। ये फिर इसके बाद ये, और फर्स्ट वाला सिर्फ एक के साथ कंजुकेशन में जा रहा है तो वो सबसे लास्ट में आ जाएगा। बताइए इतनी बात समझ में आई आपके, इतनी बात समझ में आई। चलो दूसरा क्वेश्चन देखिए, दूसरा क्वेश्चन आपके सामने लिखा हुआ है, करने की जो है कोशिश करना कि जो है आप कर सकते हो या नहीं। दूसरा क्वेश्चन आपसे क्या कहता है, देखिएगा, बेंजील क्लोराइड इज रिएक्टेड विद डिफरेंट न्यूक्लियोफाइल शोन बिलो, अरेंज देम इन डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी। तो आपके सामने न्यूक्लियोफाइल दे रखे हो, न्यूक्लियोफाइल की आपको जो है अरेंज करनी है, क्या, डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ न्यूक्लियोफिलिसिटी। अब इसमें देखिएगा क्या दे रखा है आपके सामने, एक OH माइनस दे रखा है, एक CH3O माइनस दे रखा है, एक PHO माइनस दे रखा है, एक CH3 C डबल बॉन्ड O और यहाँ O माइनस दे रखा है। अब इसमें देखिएगा, इसमें केवल ये निगेटिव चार्ज, इसमें CH3 का प्लस I भी है और यहाँ निगेटिव चार्ज भी है, और इसमें ये निगेटिव चार्ज इधर कंजुकेशन में जा सकता है बेंजीन के साथ। PH का क्या मतलब है कि कुछ इस तरह से O निगेटिव, इसके साथ कहां जा सकता है, कंजुकेशन में जा सकता है। और इसमें क्या है, निगेटिव चार्ज इस ऑक्सीजन के साथ कंजुकेशन में जा सकता है। तो आप खुद बताइए सबसे ज्यादा जो हमारा न्यूक्लियोफिलिक होगा, न्यूक्लियोफाइल मतलब जहां इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी सबसे ज्यादा होगी, कौन से में होगी, CH3O माइनस वाले में। तो CH3O माइनस वाला आपको देखना है, तो सिंपल आपका आंसर ये वाला हो जाएगा। कौन सा, ये वाला आंसर। तो हमें ऐसा पता चल गया, आपके नंबर तो ऐसे पक्के हो गए। पर इसका रीजन सुनिए, इन दोनों का तो आपको पता चल गया होगा कि CH3 का प्लस आई इफेक्ट यहां लग रहा है। इस वाले में देखिए जो निगेटिव चार्ज आपका कंजुकेशन में जा रहा है, तो इसका मतलब कहां है निगेटिव चार्ज, यहां कार्बन पे है, कार्बन पे है, कार्बन पे है। इसमें जो दोनों कंजुकेशन में जा रहे हैं तो निगेटिव चार्ज दोनों ऑक्सीजन पर है। ऑक्सीजन पे निगेटिव चार्ज स्टेबल होता है। जब ऑक्सीजन पे निगेटिव चार्ज दोनों बार ऑक्सीजन पे जा रहा है तो स्टेबल है, तो क्यों रिएक्शन करेगा, जल्दी से नहीं करेगा। तो कौन कर लेगा, ये वाला PHO माइनस जल्दी रिएक्शन करेगा उस वाले के मुकाबले। इसे आप ऐसा भी समझ सकते हो, अगर मैं इन दोनों में निगेटिव चार्ज या कंजुकेटेड बेस में बात करूं कि निगेटिव चार्ज किसका ज्यादा स्टेबल होगा, तो आप किसका स्टेबल करते थे, बेंजोइक एसिड, ये एसिडिक एसिड वाले का। क्यों, क्योंकि C डबल बॉन्ड O माइनस जो है वो ज्यादा स्टेबल होता है, क्योंकि दोनों बार ऑक्सीजन पर निगेटिव चार्ज आ रहा है, उसमें कार्बन पे निगेटिव चार्ज है। तो इसी तरह से इसका जो है हमने ऑर्डर यहाँ लगाया है। बताओ ये बात आपके समझ में आई।
नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट देखिए क्या लिखा हुआ है आपके सामने। The correct order dipole moment mu of the following compound is, mu देखना है आपको। पहले वाले केस में आपका क्या हो रहा है, ध्यान से देखना कि C डबल बॉन्ड O ये लगा हुआ है CHO, तो किधर होगा इसका डाइपोल मोमेंट, इधर हो जाएगा। दूसरे केस में आपका क्या होगा, दूसरे केस में देखना, मैं इधर स्ट्रक्चर बनाता हूं, CH3 CH डबल बॉन्ड C और इधर C डबल बॉन्ड O और यहाँ हाइड्रोजन और इधर हाइड्रोजन लगा हुआ है, ठीक है। अब ये आप डबल बॉन्ड देख रहे हो, इसके साथ कहां जा सकता है, कंजुकेशन में जा सकता है, कुछ इस तरह से। ये आप देख रहे हो यहाँ इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट बहुत ज्यादा हो रहा है, और डाइपोल मूवमेंट में क्या देखते हैं हम कि इलेक्ट्रॉन किसकी तरफ मूव कर रहे हैं, क्या देख रहे हो, इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट ही हो रहा है एक तरह से। तो डाइपोल मूवमेंट इसका भी बहुत ज्यादा होगा, इसका तो बहुत ज्यादा होगा इससे, और इसमें डबल बॉन्ड का है तो सी इतना ग्रुप क्या काम करेगा, इलेक्ट्रॉन पुश करेगा, इसमें भी होगा। सबसे ज्यादा किसमें होना चाहिए, जिसमें इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट सबसे ज्यादा हुआ है, सबसे ज्यादा शिफ्ट हुए हैं, किसमें हुए हैं, दूसरे वाले में। तो μ2 ये आंसर नहीं हो सकता, ये हो सकता है, ये नहीं हो सकता, ये हो सकता है। अब CHO वाले में ज्यादा होगा, CHO जो है ज्यादा इलेक्ट्रॉन खींच सकता है, C डबल बॉन्ड C, सीधी बात है CHO खींच सकता है, तो फिर जो है क्या होगा, μ3 वाला हो जाएगा। तो ये इसका आंसर हो जाएगा, μ2 μ3। और ये बात समझ में आई क्या, बोलो, इतनी बात समझ में आई। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, फोर्थ, the compound that reacts with aqueous NaHCO3 and release CO2। अब इस क्वेश्चन को ध्यान से समझना, इसमें क्या है, जो ये NaHCO3 है, ये क्या है, बेस है, ये क्या है, बेस है। तो हमें इसमें जो है बेस के साथ रिएक्शन कौन करता है, एसिड करता है। तो हमें इसमें ऐसा देखना है कि कौन जो है वो ज्यादा एसिडिक है। तो एसिडिक देखिए, क्या ये एसिडिक है, चलो है, थोड़ा बहुत है, पर क्या, हाँ ये बहुत, स्क्वायरिक एसिड इसका नाम है, स्क्वायरिक एसिड। अगर यहाँ निगेटिव चार्ज और यहाँ निगेटिव चार्ज आ जाए तो ये कंपाउंड हो जाता है एरोमेटिक, ये कंपाउंड हो जाता है एरोमेटिक, तो बहुत ज्यादा एसिडिक होता है। इस वाले में देखिए सब क्या लगे हुए हैं, OH 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 लगे हुए हैं। और इस वाले में क्या है, सपोज करो अगर यहाँ निगेटिव चार्ज आ गया तो इसके साथ जो है S है, और S है, और इसके साथ C डबल बॉन्ड O के साथ कंजुकेशन में जा सकता है। यहाँ ऐसा कुछ नहीं है। तो दो कंपाउंड कौन सबसे ज्यादा एसिडिक हो गए, दूसरा और चौथा। तो इसका मतलब कौन रिलीज कर देगा CO2, दूसरा और चौथा। जो भी आंसर हो आपका बी वाला आंसर हो जाएगा। बोलिए, बात समझ में आई क्या। पांचवा क्वेश्चन देखिए क्या बोलता है, The correct statement describing the relationship between the following structure is। ये स्ट्रक्चर दे रखी है जिसमें हमें जो है रिलेशनशिप डिस्क्राइब करनी है। तो कैसे करेंगे, ध्यान से देखना। अच्छा, इसे आप जो है थोड़ा बड़ा भी कर सकते हो अगर आपको नहीं दिख रहा हो तो अब ठीक है। अब देखिए आप, इसमें अगर मैं बात करूं, ये क्या है, R2HC डबल NO- डबल बॉन्ड O। इसमें क्या है, कुछ इस तरह से, इसमें क्या है, कुछ इस तरह से। पहली चीज क्या कहती है, X एंड Y आर रेजोनेंस स्ट्रक्चर एंड Z इज टाउटोमर। अब ध्यान से देखिएगा, Z और Y, X और Y क्या रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है? जी हाँ, बिल्कुल है। निगेटिव चार्ज इधर गया होगा, यहाँ निगेटिव चार्ज इधर गया, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है, बिल्कुल हमने सही मान लिया। और Z जो है वो टाउटोमर फॉर्म है, हाँ बिल्कुल सही है। देखना इधर का ये जो हाइड्रोजन मैं दिखा रहा हूँ, ये कहाँ चला गया, इधर चला गया, इनके बीच में डबल बॉन्ड आ गया है, तो ये क्या है, टाउटोमर इनका है। और ये अच्छा, XY का ये रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर क्यों नहीं हो सकता, क्योंकि मैंने क्या बताया था, किसी भी एटम की पोजीशन चेंज नहीं होने की है, क्या पोजीशन चेंज हो गई। तो इसका मतलब क्या हुआ कि Z, ये हमारा ऑप्शन ए ही ठीक है, बाकी हमें नीचे जाने की कोई जरूरत नहीं है। आप जा भी सकते हो, देख सकते हो। द करेक्ट ऑर्डर ऑफ एसिडिटी अमंग द फॉलोइंग स्ट्रक्चर, एसिडिटी बतानी है इन स्ट्रक्चर में। ये क्वेश्चन मैं आपको करा चुका हूं क्लास में। एसिडिटी कैसे बताओगे, ये कंजुगेटेड एसिड है, इनके बेस बना लो और देख लो कि जो सबसे ज्यादा बेसिक होगा उसका मतलब उसका कंजुगेटेड एसिड उतना ही कम बेसिक होगा। ये क्वेश्चन मैंने लास्ट क्लास में करवाया है। इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर होगा दूसरा आना चाहिए ये, और जो है इसके बाद आना चाहिए अपना फर्स्ट। तो इसका आंसर आपका सी वाला हो जाएगा। इसे खुद करने की ट्राई करना, आप ये कर लोगे क्योंकि मैंने आपको लास्ट क्लास में कराया था। सेवंथ क्वेश्चन देखिए क्या बोलता है, द रिएक्टिविटी ऑर्डर ऑफ द इंडिकेटेड फंक्शनल ग्रुप टुवर्ड्स ए न्यूक्लियोफाइल। यहाँ न्यूक्लियोफाइल का अटैक हो रहा है, यहाँ न्यूक्लियोफाइल का अटैक हो रहा है इन तीनों पोजीशन पे, और हमें देखना है किस में जो है वो जल्दी हो जाएगा। इसमें देखिए कार्बन के साथ ऑक्सीजन लगा हुआ है, बहुत ज्यादा कार्बन को क्या कर रहा है, इलेक्ट्रोफिलिक बना रहा है, क्योंकि ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बहुत ज्यादा होती है। इसमें कौन लगा हुआ है, नाइट्रोजन लगा हुआ है। इसमें कौन लगा, ऑक्सीजन तो लगा हुआ है
पर ऑक्सीजन इधर +R इफेक्ट शो कर रहा है। तो सीधी सी बात है, क्या ऑर्डर हो जाएगा? सबसे ज्यादा रिएक्टिव होगा P वाला, क्योंकि इसमें तो सीधे सीधे बात है कि इसमें क्या कर रहा है, बहुत ज्यादा इलेक्ट्रोफिलिक कर रहा है, फिर हो जाएगा Q, और उसमें +R की इसकी जो भी इलेक्ट्रॉन डिफिशियंसी थी वो पूरी कर दे रहा है। तो PQR, तो ऑर्डर कौन सा हो जाएगा? PQR। ए इसका आंसर हो जाएगा, ए वाला। इस क्वेश्चन को देखिए, ये क्वेश्चन क्या कहता है? अरेंज द फॉलोइंग इन करेक्ट ऑर्डर ऑफ एसिडिटी ऑफ द हाइड्रोजन इंडिकेटेड इन बिलो। ये हाइड्रोजन दे रखा है, ये हाइड्रोजन दे रखा है, ये हाइड्रोजन दे रखा है। तो इसमें आपको एसिडिटी बतानी है। कैसे बताओगे एसिडिटी? देखो ये जो क्वेश्चन है ना, ये आपका एरोमेटिसिटी का क्वेश्चन है, तो ये मैं आपको एरोमेटिसिटी में ही कराऊंगा, पर आप इसमें इसका आंसर लगा लीजिए। ये सबसे ज्यादा एसिडिक होगा आर वाला, तो आर फिर होगा क्यू फिर पी, इसका आंसर बी होगा। पर ये मैं आपको कहां कराऊंगा? ये मैं आपको कराऊंगा एरोमेटिसिटी में, क्योंकि उसी का ये क्वेश्चन है। विच इज द फॉलोइंग आर एरोमेटिक, एरोमेटिसिटी का क्वेश्चन है। द ऑर्डर ऑफ न्यूक्लियोफाइल ऑफ द फॉलोइंग एनायन इन SN2 रिएक्शन, ये SN होगा। तो हमें न्यूक्लियोफिलिसिटी बतानी है। तो पहली चीज आप मेरी बात ध्यान से समझिएगा, इसमें ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज, इसमें सल्फर पे नेगेटिव चार्ज, इसमें ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज, जो NO2 का कैसा इफेक्ट लग रहा है? -R। इसमें 2 NO2 का -R लग रहा है। तो अगर मैं आपसे कंपैरिजन करने को हूं PRS की, तो PRS की आप कंपैरिजन कैसे करोगे? न्यूक्लियोफिलिसिटी, न्यूक्लियोफाइल देखना कौन अच्छा, जिस ऑक्सीजन के पास जो है जिस ऑक्सीजन के पास इलेक्ट्रॉन फ्री होंगे, या मैं कहूं नेगेटिव चार्ज फ्री होगा, वो हमारा जो है ज्यादा न्यूक्लियोफिलिक होगा। इसमें देखिए फ्री है, इसमें NO2 के साथ -R में जा रहा है, इसमें 2 -R लगे हुए हैं, तो क्या होगा? सबसे ज्यादा हो जाएगा P, फिर क्या हो जाएगा R, फिर हो जाएगा S। इतनी बात समझ में? अच्छा Q का समझिए, इसमें ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज, इसमें सल्फर पे नेगेटिव चार्ज। जब कभी भी ग्रुप से ऊपर से लेकर नीचे जाएंगे और नेगेटिव चार्ज आएगा, तो आपको ये चीज यहाँ ध्यान रखनी है कि उसकी न्यूक्लियोफिलिसिटी हमेशा बढ़ेगी। S- O- से हमेशा ज्यादा न्यूक्लियोफिलिक होगा, हमेशा अच्छा न्यूक्लियोफिलिक होगा। क्यों? इसका रीजन भी अभी हम पढ़ेंगे, कहाँ? रिएक्शन मैकेनिज्म में पढ़ेंगे कि जो है पोलर प्रोटिक में क्या होगा, एप्रोटिक में क्या होगा। अभी आप फिलहाल इतनी चीज ध्यान रखिए जो मैंने बताई है। तो इसका आंसर आप कर सकते हो QPRS, बी आंसर इसका हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कहता द होमोलाइटिक ब्रेकिंग ऑफ द CAB बॉन्ड इन EGS इन। तो इसमें आपसे बोला है कि किस वाले में आसानी से बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा। तो देखिए सबका बॉन्ड ब्रेक करा दीजिए, सबका बॉन्ड हमने ब्रेक करा दिया। इसमें बने क्या? रेडिकल, क्योंकि होमोलाइटिकल क्लीवेज है। इसमें क्या बने? रेडिकल। इसमें क्या बने? रेडिकल। इसमें क्या बने? रेडिकल। कौन सा रेडिकल सबसे ज्यादा स्टेबल है? ये देखिए 3 डिग्री वाला है, सबसे ज्यादा स्टेबल तो यही होता है ना 3 डिग्री। तो कौन इजीली टूट जाएगा? जो टूटने के बाद भी स्टेबल है, तो वो बॉन्ड इजीली टूट जाएगा। तो इसका आंसर क्या होगा? डी वाला। इसे आप जो है ऑर्डर में भी लिख सकते हो, सबसे आसानी से टूट जाएगा डी, फिर सी, फिर बी और फिर ए। बताओ इतनी बात आपके समझ में आ रही है जो बताइए। अब ये क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन आपसे क्या कहता है, पढ़िए। द करेक्ट ऑर्डर ऑफ द pKa वैल्यू फॉर द फॉलोइंग कंजुगेटेड एसिड ऑफ हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड। तो देखिए pKa वैल्यू का क्या मतलब, जो जितना ज्यादा एसिडिक उसका pKa उतना ही कम, जो जितना ज्यादा बेसिक उसका pKa उतना ही ज्यादा। सबसे ज्यादा बेसिक कौन होगा? ये देखिए, ये देखिए, ये देखिए, ये देखिए कैसे नाइट्रोजन पे sp3, नाइट्रोजन कैसा है? sp3, बाकी सब में sp2 है। तो सबसे ज्यादा बेसिक कौन सा होगा? सेकंड वाला। तो सेकंड वाला किसी में है? हाँ, तो इसका आंसर डायरेक्ट ए हो जाएगा। बाकी आपको कुछ देखने की जरूरत नहीं है, बाकी आप वैसे भी पूरा लगा सकते हो। अच्छा, ये दोनों स्ट्रक्चर सेम है, तो इस क्वेश्चन को बस आप समझ लीजिए करना कैसे है। ठीक है, स्ट्रक्चर सेम है, तो मैंने जो है क्रॉस कर दिया, यहाँ कुछ शायद मिस प्रिंटिंग हो गई होगी। अब ये समझिए क्वेश्चन आपसे क्या कहता है, अगर आपको दिख रहा हो 13 क्वेश्चन क्या बोल रहा है आपसे, पढ़िए। बोल द करेक्ट ऑर्डर ऑफ pKa फॉर द फॉलोइंग कंपाउंड इज। pKa बतानी है, सबसे ज्यादा pKa किसकी होगी? इसमें नेगेटिव चार्ज आएगा, इसमें नेगेटिव चार्ज, इसमें नेगेटिव चार्ज, इसमें नेगेटिव चार्ज। सबसे ज्यादा कौन एसिडिक होगा? ये वाला, थर्ड वाला। तो इसकी pKa सबसे कम होगी। तो थर्ड वाला देख लो जिसमें सबसे कम है। इसमें फोर्थ की कम है, इसमें थर्ड की कम है, इसमें कम है। मतलब इन दोनों में से एक आंसर होगा बी और डी में से। अब इसमें देखिए, इसमें क्या है? C डबल बॉन्ड O माइनस
इसमें क्या है O माइनस, इसमें क्या है O माइनस, सीधी सी बात है, वो वाला ज्यादा एसिडिक होगा तो उसकी पीके सेकंड लास्ट नंबर पे होगी, तो कौन सा है फोर्थ वाला, तो फोर्थ वाला कौन सा है बी, तो डायरेक्ट आपका बी आंसर हो जाएगा। बाकी इसकी आप एसिडिटी भी लिख के निकाल कर लिख सकते हो। इसका कैसा इफेक्ट होगा, प्लस आर इफेक्ट, ये सारी चीज मैंने आपको समझाई है बहुत अच्छे से। ठीक है, तो भाई आप जो है ये क्वेश्चन देखिए, इस क्वेश्चन को आप कर सकते हो, इसमें रेजोनेंस और टाउटोमर आप बता सकते हो, फिर भी देख लीजिए फर्स्ट और ये सेकंड आपस में क्या है, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, फर्स्ट और सॉरी टाउटोमर, फर्स्ट और थर्ड क्या है टाउटोमर, सेकंड और थर्ड क्या है डायस्टीरियोमर, या दूसरे शब्दों में सेकंड और थर्ड क्या है ज्योमेट्रिकल आइसोमर, और ज्योमेट्रिकल आइसोमर हमेशा क्या होते हैं डायस्टीरियोमर। क्वेश्चन करना ये। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 15 क्वेश्चन आपसे क्या बोलता है, द करेक्ट ऑर्डर ऑफ रेट ऑफ सोल्वोलाइसिस फॉर द फॉलोइंग कंपाउंड। ये आपका सोल्वोलाइसिस रिएक्शन जो होती है ना हमेशा SN1 रिएक्शन होती है, SN1, और SN1 का रेट हमेशा कैसे डिफाइन करते हैं, पॉजिटिव चार्ज, लिविंग ग्रुप निकाल लो, वहां पॉजिटिव चार्ज लिख दो, पॉजिटिव चार्ज, और पॉजिटिव चार्ज की स्टेबिलिटी देखते हैं। चूंकि स्टेबिलिटी अभी आप इसकी देख नहीं सकते हो क्योंकि आपको एरोमेटिसिटी नहीं आती है, एरोमेटिसिटी आ जाएगी तो आप समझ जाओगे। इसकी वजह से कंपाउंड एरोमेटिक हो रहा है तो पॉजिटिव चार्ज बहुत ज्यादा स्टेबल है, इसकी वजह से कंपाउंड क्या एंटी एरोमेटिक हो रहा है तो बहुत ज्यादा अनस्टेबल। सबसे ज्यादा रेट होगा सेकंड का, सबसे कम होगा फर्स्ट का, वो आ जाएगा बीच में, तो इस हिसाब से ये करना था। नेक्स्ट देखिए 16 नंबर क्वेश्चन आपसे क्या बोलता है, द कंपाउंड दैट कंटेन मोस्ट एसिडिक हाइड्रोजन। तो आपको हाइड्रोजन निकालना है और वहां नेगेटिव चार्ज लगा देना और देख लेना कौन सा सबसे ज्यादा स्टेबल है। यहाँ नेगेटिव चार्ज किस पाएगा, sp2 कार्बन पे, यहाँ नेगेटिव चार्ज किस पाएगा, sp कार्बन पे, यहाँ नेगेटिव चार्ज किस पाएगा, sp2 कार्बन पे, और यहाँ नेगेटिव चार्ज किस पाएगा, sp3 कार्बन पे। और किसका नेगेटिव चार्ज सबसे ज्यादा स्टेबल होगा, sp वाले का। सबसे ज्यादा एसिडिक b होगा, फिर c होगा, फिर A होगा और फिर D होगा। ये एसिडिटी का ऑर्डर भी आप यहाँ लिख सकते हो। पार्ट बी में आ जाइए, पार्ट बी आपसे क्या बोलता है, फर्स्ट क्वेश्चन, रैंक द फॉलोइंग मॉलिक्यूल्स इन ऑर्डर ऑफ इलेक्ट्रोफिलिसिटी। इलेक्ट्रोफिलिसिटी देखनी है, इसमें क्या है नाइट, इस देखो इलेक्ट्रोफिलिसिटी हमेशा इस सेंटर की देखते हैं, इस सेंटर की, ठीक। इसमें आप क्या देख रहे हो, नाइट्रोजन क्या है कि प्लस आर इफेक्ट यहाँ शो कर रहा है, यहाँ क्या है क्लोरीन खींच रहा है, यहाँ क्या है सल्फर लगा हुआ है जो कोई इफेक्ट शो नहीं करता, यहाँ क्या है ऑक्सीजन लगा हुआ है जो प्लस आर इफेक्ट इधर शो कर रहा है, ठीक। अब इसमें देखिए सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोफाइल कौन सा सेंटर होगा, भाई इसमें क्लोरीन है, खींच रहा है इससे इलेक्ट्रॉन, सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोफिलिक कौन हो जाएगा, सेकंड वाला हो जाएगा, तो सेकंड हो जाएगा, मतलब ये दोनों आंसर नहीं हो सकते। सेकंड के बाद कौन आएगा, इसमें नाइट्रोजन डोनर है, इसमें सल्फर इतनी अच्छा डोनर नहीं होता, क्यों नहीं होता, क्योंकि 3p ऑर्बिटल में इसके लोन पेयर रहते हैं, ठीक है, तो सॉरी 3d में है उसके, तो उसे छोड़ देते हैं और सबसे सेकंड पे आ जाएगा, मतलब ये कौन सा थर्ड नंबर का, तो ए आंसर आपका हो जाएगा। इन दोनों में भी कंपैरिजन कर सकते हो, इसमें डोनर कौन है, नाइट्रोजन, उसमें डोनर कौन है, ऑक्सीजन, कौन इजीली डोनेट कर देगा, नाइट्रोजन, तो इसके हिसाब से भी आप कर सकते हो। अच्छा ये क्या कह रहा है, अरेंज द पीके ऑफ द हाइड्रोक्सी ग्रुप और मेथेनॉल ट्राइफ्लोरिक एसिड एंड फिनॉल एंड बेंजिल अल्कोहल इन असेंडिंग ऑर्डर। तो ये देखते हैं स्ट्रक्चर बना के इसकी। तो सबसे पहला हमारे क्या है, ट्राइफ्लोरोएसिडिक एसिड। ट्राइफ्लोरोएसिडिक एसिड आपका ये होता है O-, तो इसका एसिडिक एसिड का मैंने डायरेक्ट कंजुगेट बेस बनाया है। दूसरा क्या आपका फिनॉल, तो फिनॉल का डायरेक्ट मैंने क्या बनाया, कंजुगेट बेस बनाया है ये, ठीक। तीसरा आपका है बेंजिल अल्कोहल। बेंजिल अल्कोहल का डायरेक्ट कंजुगेट बेस मैंने बनाया है। बेंजिल अल्कोहल क्या होता है कि यहाँ जो है आपका ऑक्सीजन लगा होगा, यहाँ नेगेटिव चार्ज। और सबसे लास्ट में क्या है, एक छूट गया, मेथेनॉल, फर्स्ट वाला छूट गया। मेथेनॉल क्या होता है, CH3O-, इसका कंजुगेट हमने एसिड बेस बना लिया एसिड का। अब इसमें आप स्टेबिलिटी का ऑर्डर लिख दो नेगेटिव चार्ज की, वही हमारी एसिडिटी का ऑर्डर हो जाएगा। सबसे ज्यादा एसिडिक कौन होगा, सीधी बात है CF3 वाला सबसे ज्यादा एसिडिक होगा, ये वाला सबसे ज्यादा एसिडिक होगा, तो ये वाला सबसे ज्यादा एसिडिक होगा, मतलब कौन होगा सबसे ज्यादा एसिडिक, ट्राइफ्लोरोएसिडिक एसिड, किसमें लिखा हुआ है। अच्छा आपको pKa लगाना है, तो जो सबसे ज्यादा एसिडिक होगा pK उसकी उतनी ही कम होगी, तो ट्राइफ्लोरोएसिडिक एसिड की सबसे कम होगी, मतलब सी आंसर नहीं हो सकता। फिर उसके बाद देखिए सबसे ज्यादा जो pKa होगी वो इसकी होगी, CH3O की। क्यों, क्योंकि इसमें देखिए प्लस आई है और प्लस आई नेगेटिव चार्ज को डिस्टेबल करता है, मतलब ये स्टेबल नहीं है, इसका कंजुगेट बेस
मेथेनॉल का कंजुगेट बेस स्टेबल नहीं है, तो इसका मतलब पीके सबसे ज्यादा होगी, तो मेथेनॉल वाला ढूंढ लो। तो सब में मेथेनॉल दे रखा है। अच्छा इन दोनों में बात करूं, इन दोनों में तो इसका निगेटिव चार्ज इसके साथ कहां जा सकता है, कंजुगेशन में जा सकता है, और इसका निगेटिव चार्ज कंजुगेशन में नहीं जा सकता। तो इसका निगेटिव चार्ज कंजुगेशन में जा सकता, मतलब ये ज्यादा एसिडिक, इसके पीके कम, तो आ जाएगा दूसरे नंबर पे अपना फिनोल। तो ए आंसर आपका हो जाएगा, इसका ए आंसर आपका हो जाएगा। करना सोल्व और बताना मुझे। अच्छा देखो मैंने आपको क्वेश्चन करा रखे हैं ये सारे के सारे, तो ठीक है, मैं इसमें जो क्वेश्चन मुझे लगता है मैंने आपको नहीं करा रखा तो अब वही कराऊंगा केवल। द एसिडिक स्ट्रेंथ इज ग्रेटेस्ट इन, एसिडिक स्ट्रेंथ बतानी है, आप ये बता दोगे। ऐसे क्वेश्चन मैंने आपको बहुत कराए हैं। द ऑर्डर ऑफ हाइड्रोजिनेशन, ये क्वेश्चन देख लीजिए। तो ये क्या दे रखा है, एंथ्रासीन, नेफ्थलीन, बेंजीन। तो ऑर्डर ऑफ हाइड्रोजिनेशन दे रखा है एंथ्रासीन, नेफ्थलीन, बेंजीन। चलो देखते हैं हम। देखिए ये आपकी बेंजीन, ये आपकी बेंजीन, ये है नेफ्थलीन, ये होगी आपकी नेफ्थलीन, और ये होगी आपकी एंथ्रासीन। तीसरी जो लिख रहा हूं स्ट्रक्चर, ये होगी आपकी एंथ्रासीन। ठीक है, तो अगर मैं इनमें रेजोनेंस एनर्जी की बात करूं तो देखो बेंजीन रिंग में क्या है, 6 कार्बन है और कितने पाई इलेक्ट्रॉन है, 6 पाई इलेक्ट्रॉन। इसमें 10 कार्बन है और 10 पाई इलेक्ट्रॉन है। इसमें क्या है कि कितने हो गए, ये हो गए यहाँ 10, 11, 12, 13, 14 पाई इलेक्ट्रॉन और 14 कार्बन इसके हैं। ठीक देख रहे हो, अगर मैं इसका डबल करूंगा, इसका डबल करूंगा तो 12 आता, ट्रिपल करूंगा तो 18 आता। तो तब हम रेजोनेंस एनर्जी पर रिंग देखते हैं, मतलब पर रिंग, क्योंकि रिएक्टिविटी तो उसी के हिसाब से डिफाइन करेंगे। तो रेजोनेंस एनर्जी पर रिंग में जो है सबसे ज्यादा होती है बेंजीन की, फिर होती इसकी और इसकी, फिर होती इसकी। रेजोनेंस एनर्जी का क्या मतलब, स्टेबिलिटी भी हम बोल सकते हैं। सबसे ज्यादा स्टेबल कौन है, ये, फिर ये, फिर ये। ठीक है, सबसे ज्यादा स्टेबिलिटी का ऑर्डर लिखा है, तो हाइड्रोजनेशन का ऑर्डर अब आप लिख ही दोगे। स्टेबिलिटी का जस्ट क्या होगा, उल्टा हो जाएगा। ठीक है, और सबसे इजी हाइड्रोजनेशन किसका होगा, इसका। दोनों हाइड्रोजन यहाँ के लगते हैं, यहाँ इस वाले में यहाँ के लगते हैं, और ये जो बॉन्ड है ना वो यहाँ चला जाता है। ठीक है, तो ये कुछ बात थी जो मैंने आपको यहाँ बताई है। बात समझ में आई इतनी आपको, इतनी बात आपको समझ में आई क्या जो बताई है मैंने, जो बात मैंने अभी आपको बताई है समझ में आई या नहीं। चलो नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट क्या है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज न्यूक्लियोफाइल। आपको न्यूक्लियोफाइल देखना है। BF3, बी में क्या होता है, बी में एक ऑर्बिटल खाली होता है। ठीक है, इसमें 8 इलेक्ट्रॉन पूरे नहीं होते, तो उसकी वजह से क्या है, ये इलेक्ट्रोफाइल है। SO3, SO डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड O, ये सेंटर जो होता है इलेक्ट्रोफिलिक होता है। क्यों, क्योंकि ऑक्सीजन अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन खींच रहा है, ये ऑक्सीजन अपनी तरफ, ये ऑक्सीजन अपनी तरफ, तो S जो सेंटर है वो इलेक्ट्रोफिलिक है। CCl2 ये क्या है हमारा कार्बीन, और कार्बीन हमेशा इलेक्ट्रोफिलिक होती है, इलेक्ट्रॉन की कमी होती है। और NH3 देख लो, इस पर लोन पेयर है, किसी को भी लोन पे डोनेट कर सकता है, मतलब क्या है, न्यूक्लियोफाइल। तो हमें न्यूक्लियोफाइल ही बताना था। बात समझ में आई। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, कंटेनिंग द ब्यूटिल इतना कोल्ड कंसंट्रेशन ऑन स्टैंडिंग एसिड इंसुलेटर मेड ऑफ द फॉलोइंग हाइड्रोकार्बन मटेरियल शोइंग द व्हाट मटेरियल इज लाइक बी। अच्छा ये देखिए, ये क्वेश्चन जो है ये आप यहाँ मत पढ़िएगा, ये मैं पी ब्लॉक में पढ़ाता हूँ। ठीक है, ये मैं पी ब्लॉक में पढ़ाता हूँ, अभी आपको ये समझ में नहीं आएगा। ठीक है, और इसमें वैसे भी क्या देख सकते हो, ये और ये सेम दे रखे हैं, तो क्वेश्चन कैसे करेंगे। ठीक है, तो दोनों सेम दे रखे हैं, तो क्वेश्चन भी कैसे ही करेंगे। अब ये देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, अरेंज द फॉलोइंग कंपाउंड इन डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी टुवर्ड्स इलेक्ट्रोफाइल। इलेक्ट्रोफाइल की रिएक्टिविटी बतानी है। अब इलेक्ट्रोफाइल E+ का अटैक होना है, बेंजीन रिंग पे होना है, तो कौन सी बेंजीन रिंग पे होगा, जहां इलेक्ट्रॉन डेंसिटी सबसे ज्यादा होगी। इसमें देखिए 3 3 6 3 3 9 3 4 12 हाइड्रोजन है। हाइपर कंजुगेशन करने के लिए क्या करेंगे, +H। +H क्या करता है, बेंजीन रिंग की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज करेगा। इसमें क्या है कि ये 2 R लगे हुए हैं, एक दूसरे को +R शो कर रहे हैं। इसमें देखिए ये 2 हाइड्रोजन लगे हुए जो क्या कर रहे हैं यहाँ, कि 2 हाइड्रोजन क्या काम करेंगे, कि देखो +R तो इसमें भी है, बेंजीन रिंग तीनों में सेम है, तो यहाँ +R काट दो, यहाँ 2 हाइड्रोजन लगे हुए हैं, तो क्या करेंगे, ये भी जो है हाइपर कंजुगेशन शो करेंगे।
तो सबसे ज्यादा हाइपर कंजुगेशन कहाँ है? फर्स्ट वाले में। इसका मतलब सबसे ज्यादा जो बेंजीन रिंग इलेक्ट्रॉन रिच है वो कौन सी है? फर्स्ट वाली। तो इलेक्ट्रोफाइल के प्रति जो रिएक्शन कर लेगी कौन कर लेगी? फर्स्ट वाली। तो ए सबसे जल्दी रिएक्शन करेगा, फिर बी और फिर सी। तो इसका जो है ये आंसर हो जाएगा फर्स्ट वाला, इसका ए आंसर हो जाएगा। अरेंज द फॉलोइंग कंपाउंड इन ऑर्डर ऑफ डिक्रीजिंग इज ऑफ न्यूक्लियोफाइलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। अच्छा देखिए, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन करानी है, तो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन जो है वो बेंजीन रिंग पे कुछ इस प्रकार से होती है कि जैसे ये बेंजीन रिंग है, ठीक है, और यहाँ लगा हुआ है सपोज करो क्लोरीन लगा हुआ है, तो क्या होगा, कोई भी न्यूक्लियोफाइल आएगा और यहाँ ये अटैक करेगा और ये इधर निकल जाएगा। और बेंजीन रिंग पे जनरली कोई न्यूक्लियोफाइल अटैक नहीं करता। करता है कब करता है? जब हमारे ऑर्थो और पैरा पोजीशन पे जो है वो NO2 ऐसे ग्रुप लगे हों जो है इलेक्ट्रॉन को कम कर दें, बेंजीन रिंग पे इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी कम कर दें। क्योंकि बेंजीन रिंग तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बेंजीन रिंग पे पहले से ही बहुत सारी है, तो न्यूक्लियोफाइल भी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी वाला है, तो क्यों इलेक्ट्रॉन डेंसिटी पर अटैक करेगी? कब कर सकती है? जब यहाँ NO2 अटैच्ड हो, तब जो है वो इससे इलेक्ट्रॉन ले सके, तब कर सकती है। तो उसके हिसाब से ये आपको क्वेश्चन करना है, तो आप जो है, मुझे आशा है आप ये क्वेश्चन कर लोगे उसी हिसाब से, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बताना है? रैंक द फॉलोइंग एल्कोहल इन ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग एसिडिटी। एसिडिटी बतानी है, यहाँ निगेटिव चार्ज, निगेटिव निगेटिव निगेटिव। क्या Cl का कैसा इफेक्ट? माइनस आई और माइनस आई, और माइनस आई किस पर डिपेंड करेगा? डिस्टेंस में। माइनस आई क्या काम करता है? नेगेटिव चार्ज को स्टेबल करता है। आप ये क्वेश्चन कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या था, 2 ऑफ द फॉलोइंग 4 कंपाउंड्स आर मोर एसिडिक देन मेथेनॉल। अच्छा, मेथेनॉल से ज्यादा एसिडिक हैं 2 इनमें से, तो देखना है। देखो पहला देखो, इसमें H+ आप कहीं से भी निकाल दो, तो यहाँ निगेटिव चार्ज स्टेबल हो ही नहीं सकता, ठीक है, यहाँ निगेटिव चार्ज स्टेबल हो ही नहीं सकता, कोई मतलब ही नहीं है। इधर है ये दोनों, ये THF है, अगर यहाँ निगेटिव चार्ज स्टेबल हो ही नहीं सकता क्योंकि कुछ मतलब ही नहीं, यहाँ निगेटिव चार्ज स्टेबल नहीं हो सकता। अच्छा, ऑक्सीजन पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है, यहाँ निगेटिव चार्ज आएगा, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी आपस में रिपल और करेंगे स्टेबल होने की वजह से। किसी वजह से यहाँ निगेटिव चार्ज आ गया तो इसके साथ कंजुगेशन में जाकर स्टेबल हो सकता है, इसके साथ कंजुगेशन में जाकर स्टेबल हो सकता है। और यहाँ निगेटिव चार्ज आया तो CF3 का माइनस आई इफेक्ट इसे स्टेबल कर सकता है। तो कौन दोनों मेथेनॉल से ज्यादा है एसिडिक होंगे? जिनके कंजुगेट बेस स्टेबल हो रहे हैं, मतलब थर्ड और फोर्थ वाला। हाँ, अब मैं आपसे कुछ बात करना चाहता हूँ। बात ये है, देखो मेरा आप सभी से विनम्र निवेदन है कि आप सब जो है IUPAC जरूर पढ़ लें। आप सब जो है IUPAC जरूर पढ़ना, खुद से पढ़ना, आपकी जिम्मेदारी है IUPAC, ठीक है। भले ही आपके सिलेबस में हो या ना हो, मुश्किल से 2-3 लेक्चर आपको लगेंगे, या कोई बुक से 4-5-3 घंटे मैक्सिमम लगेंगे। आप IUPAC जरूर पढ़ लेना, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और आपके क्वेश्चन जो है वो आ जाते हैं IUPAC के। कहता क्या है, व्हाट इज द IUPAC नेम ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड। इसका IUPAC नेम बताना है। स्ट्रक्चर लिख दूं ठीक से इसकी, CH3 और C डबल बॉन्ड O और यहाँ C, और इधर एक हाइड्रोजन लगा हुआ है CH3 और CH3। देखो जब कभी भी आपको एस्टर की IUPAC करनी हो ना, लिखनी हो, तो जो ऑक्सीजन के बाद वाला, देखो ये C के बाद ये है, ये ऑक्सीजन के इधर है जो ये ग्रुप है, इसे सबसे पहले लिखते हैं, चाहे कुछ भी हो, सबसे पहले इसे ही लिखेंगे। तो इसे, इसका नाम क्या है? इसका नाम क्या है? 1 मिथाइल इथाइल। देखो इसका नाम दो 1 2, ये क्या हो गया? इथाइल, और 1 पे कौन सा लगा हुआ है? मिथाइल। तो 1 मिथाइल इथाइल इसका नाम है। तो 1 मिथाइल इथाइल तो ऐसे लिख दो शांति के साथ। फिर देखो 1 2 3, 2 पे कौन लगा हुआ है? एक फ्लोरीन लगा हुआ है, एक मिथाइल लगा हुआ है। तो ऐसा आपको इसमें देख लो। तो पहले तो क्या लिख दूं? पहले तो लिख दूं 1 मिथाइल इथाइल लिख दिया, या आइसोप्रोपाइल भी कहीं लिखा हुआ हो सकता है, दोनों बात एक ही है। 2 फ्लोरो ब्यूटीरेट, कोई मतलब नहीं इसका। तो पहला पढ़ो आइसोप्रोपाइल 2 फ्लोरो 3 मिथाइल, 3 मिथाइल का कोई मतलब नहीं। सी पढ़ो 2 फ्लोरो आइसोप्रोपाइल, मैंने कही पहले तो वो वाला लिखना है, उधर वाला। 1 मिथाइल इथाइल 2 फ्लोरो 2 मिथाइल, F M से पहले आता है तो F को पहले लिखा। प्रोपेनोएट, O8 आता है किसके बाद? हमेशा एस्टर के बाद O8 आता है। तो कौन सा आंसर हो जाएगा? डी वाला इसका आंसर हो जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, रैंक द बेसिसिटी ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड। इसमें बेसिसिटी बतानी है, आप बता ही दोगे। सबसे ज्यादा बेसिक बी वाला होगा, फिर ए, फिर वो सबसे लास्ट वाला। इसमें मुझे कुछ करने की जरूरत नहीं। लिस्ट ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड इन ऑर्डर ऑफ डिक्रीजिंग एसिडिटी। एसिडिटी बतानी है, सीधा सीधा कौन सा रूल लगाना है यहाँ, माइनस चार्ज करके डीएनपी रूल लगाना है और आंसर बता देना है। ठीक है, तो ये आप जो है खुद से करना कि देखिए द मोलिक्यूल शोन बिलो हैज 4 डिफरेंट टाइप ऑफ हाइड्रोजन प्रेजेंट इन इट, विच वन इज मोस्ट एसिडिक। मोस्ट एसिडिक कौन सा होगा, निकाल के देख लो सारे के सारे। देखो निकाल के देख लेते हैं। तो देखिए इसमें क्या है, CH2 माइनस CH डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O। तब आप ये वाला निकाल लोगे तो क्या देखोगे, ये इसके साथ कंजुकेशन में जा सकता है। ये यहाँ गया, ये यहाँ निगेटिव चार्ज यहाँ, फिर ये निगेटिव चार्ज यहाँ, और ये इसके साथ मतलब कंजुकेशन कर रहा है। और आप कहीं से भी निकाल लेना, चाहे तीसरे से निकालना, दूसरे से निकालना, पहले से निकालना, कहीं कंजुकेशन नहीं हो रहा होगा। सबसे ज्यादा स्टेबल कौन होगा, तब 4 से निकलेगा। तो 4 वाला सबसे ज्यादा स्टेबल हो जाएगा। आंसर कुछ भी दे रखा हूं मैं, कोई मतलब नहीं, जो मैं बता रहा हूँ वो सुनते जाना। तो 1-2 आंसर वैसे जाए तब ना 99% आंसर ठीक है, एक आधी आपका गलत हो सकता है हुआ तो। द ऑर्डर ऑफ डिक्रीजिंग एसिडिटी ऑफ द फॉलोइंग। एसिडिटी का डिक्रीजिंग ऑर्डर लिखना है, तो क्या करूं, कंजुगेट बेस बना दूं। कंजुगेट बेस बना दूं कहीं भी जहां से हाइड्रोजन निकलने की संभावना है यहाँ। ठीक, अब देखिए कंजुगेट बेस सबसे ज्यादा स्टेबल किसका हो, देखो ये तब निगेटिव चार्ज आएगा ना, तो इसकी वजह से कंपाउंड क्या हो जाएगा, एरोमेटिक, जो मैं आपको एरोमेटिसिटी में पढ़ाऊंगा। तो ये कंजुगेट बेस मेरा सबसे ज्यादा स्टेबल है, तो डी सबसे ज्यादा एसिडिक। फिर देखिए ये 2 के साथ रेजोनेंस में जा सकता है, ये 1 के साथ जा सकता है। तो इन तीनों में अगर ऑर्डर लगाऊं तो CAB होगा स्टेबिलिटी का ऑर्डर। तो इसमें आप जो है ऐसा आंसर लगा सकते हो, कौन सा हो जाएगा, बी आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, 13 का C क्यों दे रखा है भाई, DCAB, हाँ मैंने ठीक तो लिखा है, C आंसर हो जाएगा। CAB और D सबसे ज्यादा है, तो आंसर आपका कुछ इस तरह से हो जाएगा। बताओ बात समझ में आई या नहीं। डी पार्ट में चलते हैं। डी पार्ट क्या कहता है, ध्यान से देखना। द स्ट्रॉन्गेस्ट ब्रोंस्टेड एसिड अमंग द फॉलोइंग। एसिडिटी देखनी है, एसिड सबसे ज्यादा कौन होगा, अगर यहाँ निगेटिव चार्ज आ जाएगा, देखना ये ध्यान से देखना क्वेश्चन, यहाँ निगेटिव चार्ज इसके साथ रेजोनेंस में जा सकता है, यहाँ निगेटिव चार्ज, यहाँ निगेटिव चार्ज और यहाँ निगेटिव चार्ज। ठीक है, इस बेंजीन रिंग का इस COOH पे कैसा इफेक्ट रहेगा, इस बेंजीन रिंग का इस COOH पे कैसा इफेक्ट रहेगा, +R, और +R एसिडिटी डिक्रीज करता है। भले ही इसका निगेटिव चार्ज इसके साथ कंजुगेशन में जा रहा है, कुछ ना कुछ तो +R शो हो ही रहा है यहाँ। और इस वाले में क्या है, केवल -I लगा हुआ है, तो ये वाला जो है ज्यादा एसिडिक होगा इस वाले से, ये वाला डी वाला सी वाले से ज्यादा एसिडिक होगा। ये बात का आपको ध्यान रखना था। देखिए द IUPAC नेम ऑफ द फॉलोइंग, IUPAC नेमिंग करनी है। इधर देखिए हमेशा जहां से डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड में कंपैरिजन करना हो, जहां से डबल बॉन्ड स्टार्ट होगा उससे आपको नंबरिंग करनी है। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 क्या लगा हुआ है, 3 मिथाइल और ये क्या है, हेक्स 4 आइन और क्या हो जाएगा आपका, और ये 1 इन 3 मिथाइल हेक्स। ये सी वाला आपका आंसर हो जाएगा, सी वाला। IUPAC आप खुद से पढ़ना। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, इनऑर्गेनिक कंपाउंड डिकम्पोजिंग एट 50 मोनोऑक्साइड वेपर द एम्पेरिकल फॉर्मूला ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड। ये क्वेश्चन मुझसे नहीं होगा, नहीं मुझसे हो जाएगा, पर आपको ये भी समझ में नहीं आएगा। क्यों समझ में नहीं आएगा, क्योंकि तब हम रिएक्शन पढ़ेंगे CO2 और NO की निकलने की, कहाँ, कार्बीन में, तब कार्बीन फॉर्मेशन होगा ना, इस वाले में सब में कार्बीन फॉर्मेशन होता है, तो तब ये हम पढ़ेंगे। ठीक है, वैसे इसका आंसर मैं आपको बता दूं डी होगा, पर कैसे होगा ये भी आप नहीं समझ पाओगे, तो मैं आपको बाद में ही पढ़ाऊंगा। क्या पढ़ना है, द ऑर्डर ऑफ बेसिसिटी ऑफ द फॉलोइंग। बेसिसिटी बतानी है अमाइंस की, आप बहुत अच्छे से बता सकते हो, महारत हासिल है आपको इसमें बेसिसिटी बताने में। आइडेंटिफाई द स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल फॉर द फॉलोइंग। न्यूक्लियोफाइल बताना, सबसे अच्छा न्यूक्लियोफाइल कौन होगा, न्यूक्लियोफाइल बताना है।
कैसा इफेक्ट शो करेगा, -R, कैसा इफेक्ट शो करेगा, -I, कैसा इफेक्ट ये N है, NMe, कैसा इफेक्ट शो करेगा, +R, कैसा इफेक्ट है, कोई इफेक्ट नहीं। +R क्या काम करेगा, इसकी न्यूक्लियोफिलिसिटी इंक्रीज करेगा, डिक्रीज, इस नाइट्रोजन की तब इलेक्ट्रॉन रिंग में देगा तो सीधी सी बात है इंक्रीज करेगा, सबसे अच्छा न्यूक्लियोफाइल ये हो जाएगा। छठा ध्यान से देखो, द मोस्ट एसिडिक आइसोमर हाइड्रोकार्बन अमंग द फॉलोइंग इज, इन सब में हमें मोस्ट एसिडिक ढूंढना है। तो कहीं से भी सबसे ज्यादा एक हाइड्रोजन निकाल दी, सपोज करो यहाँ से हाइड्रोजन निकल गया, यहाँ से निकल सकता है, तो निगेटिव चार्ज इस रिंग के साथ कंजुगेशन में जा सकता है। अगर मैंने यहाँ से निगेटिव चार्ज या यहाँ से निगेटिव चार्ज निकाला तो देखिए क्या इफेक्ट होगा उसका, ध्यान से देखिएगा। अगर मैंने यहाँ से निगेटिव चार्ज निकाला, ठीक है, पहले इसे थोड़ा वो कर दूं, अगर मैंने यहाँ से निगेटिव चार्ज निकाला, ये निगेटिव चार्ज गया इधर, ये निगेटिव चार्ज गया इधर, और ये निगेटिव चार्ज चला जाएगा इधर, कुछ इस तरह से। अब सपोज करो मैंने निगेटिव चार्ज यहां से निकाला, ये निगेटिव चार्ज गया यहाँ, ये जो आप पूरा बॉन्ड देख रहे हो ना, पूरा बॉन्ड गया इधर, और ये जो आप बॉन्ड देख रहे हो इसका निगेटिव चार्ज गया इधर। इसकी वजह से कंपाउंड क्या होगा हमारा, एरोमेटिक हो जाएगा। अगर मैं यहाँ से C वाले के यहाँ से अगर निकाल दूं तो कंपाउंड एरोमेटिक हो जाएगा। और एरोमेटिसिटी क्या होती है, जिसने नहीं पढ़ा वो भी से मत समझना। और इस वाले में देख लो कहीं से भी निकाल के एरोमेटिक नहीं हो सकता, तो सबसे ज्यादा एसिडिक ही होगा। इसके बारे में आप सोचना, इस क्वेश्चन के बारे में आप जरूर सोचना कैसे होगा, ठीक है, सोच मैटर करेगी आपकी बहुत। Among the following isomer C7H7 which one will have weakest carbon हेलोजन बॉन्ड। अच्छा, बॉन्ड की स्ट्रॉन्गनेस मैंने बताई थी, बॉन्ड लेंथ इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड स्ट्रेंथ। तो इसका आप जो है कर सकते हो, ये आप कर सकते हो, ठीक है। 2 क्लोरोटालुइन आपको बनानी है, 3 क्लोरोटालुइन बनानी, 4 क्लोरोटालुइन बनानी है, या बेंजिल क्लोराइड आपको बनाना है और स्ट्रॉन्गनेस देखनी है, ठीक है। सबसे ज्यादा जो होगा ना ये तीसरा वाला हो जाएगा, देख लेना आप इसमें एक बार को, इसका मैंने समझा रखा आपको कैसे करना है। द आईयूपैक नेम ऑफ द फॉलोइंग, अब इसका देखिए CH3 C डबल बॉन्ड ON और इधर Br लगा हुआ है, इधर Cl लगा हुआ है। इसे कैसे करते हैं, देखो N ब्रोमो, पहले इसे लिखेंगे N ब्रोमो N क्लोरो, ठीक है। N ब्रोमो N क्लोरो किस किस में लिखा हुआ है, फर्स्ट इसमें, ठीक है। क्लोरो एसिटामाइड, ये क्या है N ब्रोमो, और इसमें पता नहीं क्या लिखा हुआ है, ओथा अमाइड, पता ना क्या क्या है, तो ए वाला इसका आंसर होगा N ब्रोमो N क्लोरो, और ये क्या है एसिटामाइड इसे बोलते हैं, ठीक है। एसिड अमाइड तो इसे बोलते हैं एसिटामाइड, ठीक है। देखना ये IUPAC में एसिडिटी बतानी है। सबसे ज्यादा एसिडिटी किसकी होगी, यहाँ निगेटिव चार्ज स्टेबल होगा, यहाँ निगेटिव चार्ज या यहाँ निगेटिव चार्ज या नाइट्रोजन पे निगेटिव चार्ज। सबसे ज्यादा निगेटिव चार्ज इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम पे होता है, तो फर्स्ट वाले का सबसे पहले क्या जाएगा, फर्स्ट। और इसकी sp कार्बन का मैंने आपको बताया 3.2 होता है, फिर आ जाएगा सेकंड, फिर आ जाएगा फोर्थ, और फिर आ जाएगा आपका थर्ड। कौन सा आंसर है देख लेना, फर्स्ट, सेकंड, फोर्थ, थर्ड, बी आंसर आपका हो जाएगा। तो आपको इस तरह से कुछ इसका करना था, बात समझ में आई। अब देखो द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ बेसिसिटी ऑफ द फॉलोइंग, तो बेसिसिटी आपको कैसे देखनी है, ध्यान से देखना। सबसे ज्यादा बेसिक कौन होगा, सबसे ज्यादा बेसिक तो फोर्थ होगा। कैसे होगा ये मैंने आपको बता रखा है, तो ये आंसर नहीं हो सकता, ये आंसर नहीं हो सकता। फोर्थ के बाद कौन बेसिक होगा, 3 वाला, क्योंकि इस तरह के कंपाउंड नहीं होते 3 वाला, क्योंकि उसमें क्या है परपेंडिकुलर है, और इसमें क्या है ये इलेक्ट्रॉन इसके साथ रेजोनेंस में जा रहे हैं, उसमें जो है फ्री है परपेंडिकुलर। फिर होगा थर्ड वाला, अब भी दोनों बने हुए हैं। इसमें देखिए, इसमें इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इधर जो है ये ऐसा मूव कर रही है, इसमें इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कितने सारा, मतलब दोनों रिंग को जो है दोनों रिंग में घूम के जा रही है। तो इसमें ज्यादा कौन एरो में कौन इजीली दे देगा, फर्स्ट वाला इजीली दे देगा अपने इलेक्ट्रॉन, जो है ये वाला इजीली दे देगा। कौन सा, ये वाला, क्योंकि इसमें इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जो है बहुत ज्यादा मूव कर रही है, ठीक है। तो फ्री नहीं है इतनी, इसमें क्या है इसके मुकाबले थोड़ी फ्री है। इसमें क्या है देखो, इधर जाएगी, फिर बेंजीनिंग में भी घूमेगी, और इस वाले में क्या है फ्री है। तो क्या ऑर्डर हो जाएगा इसका, बेसिसिटी का ऑर्डर हो जाएगा। मोलिक्यूल विद द हाईएस्ट डाइपोल मोमेंट अमंग द फॉलोइंग, देखना डाइपोल मोमेंट इसमें ऊपर की तरफ इस तरह से है। इस वाले में कैसे कि इधर ये जा सकता है, इधर ये जा सकता है, इसमें हो रहा है। इस वाले में देखना ये कंपाउंड अगर यहाँ निगेटिव और यहाँ पॉजिटिव चार्ज आ जाए तो ये कंपाउंड हमारा एरोमेटिक हो जाएगा। तो एरोमेटिक तो हर कंपाउंड होना चाहता,
तो एरोमेटिक होने से स्टेबिलिटी आती है, क्यों आती है ये हम डिस्कस करेंगे कभी। अब देखिए एरोमेटिक हो रहा है तो सबसे ज्यादा डाइपोल मोमेंट इसमें होगा, ये एरोमेटिसिटी में भी आप इजीली समझोगे। अच्छा इसमें थोड़े बहुत क्वेश्चन एरोमेटिसिटी के भी आ गए, पता ना कैसे मुझे समझ में नहीं आ रहा। The structure which is not a resonating या resonance structure of other in the follows is, तो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर देखनी, ये एक स्ट्रक्चर है, इसमें क्या हुआ, सपोज करो ये ऐसा चला गया, ये ऐसा चला गया, ये ऐसा, यहाँ नेगेटिव चार्ज, ये स्ट्रक्चर बननी है, ठीक है। अब यहाँ कैसे नेगेटिव चार्ज चला जाएगा, चलो हम यहाँ तो मान सकते हैं ये गया और ये डबल बॉन्ड इधर चला जाएगा, यहाँ नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, पर ये कैसा, यहाँ कैसे नेगेटिव चार्ज आएगा, तो ये वाली रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर नहीं है, तो ये आंसर इसका हो जाएगा। अच्छा डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ द, ये आपको डीएनपी रूल लगाना है, सीधा सीधा 13वें में आपको डीएनपी रूल लगाना है, ठीक है। अरेंज द फॉलोइंग कंपाउंड इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एसिडिटी, ये मैं कराऊंगा एरोमेटिसिटी में, ये आप जो है अच्छा एरोमेटिसिटी में समझोगे, किसमें, एरोमेटिसिटी, ठीक है, एरोमेटिसिटी में अच्छा समझोगे। यहाँ नेगेटिव चार्ज, यहाँ नेगेटिव चार्ज, यहाँ नेगेटिव चार्ज, एनिलेशन इफेक्ट इसमें लगेगा, इस वाले में नेगेटिव चार्ज, दूसरे वाले में स्टेबल नहीं होता, क्योंकि कंपाउंड क्या बनना है, एंटी एरोमेटिक, तो सबसे कम एसिडिक होगा दूसरा वाला, ठीक है। और एनिलेशन इफेक्ट की वजह से जो है फर्स्ट वाला जो है ये एनिलेशन इफेक्ट की वजह से जो है, इन दोनों में अगर बात करूं तो निगेटिव चार्ज जो है इसका ऐसे मूव कर रहा है और इसका जो है कुछ इस तरह से इसमें मूव करेगा, तो एनिलेशन इफेक्ट की वजह से निगेटिव चार्ज इसका स्टेबल होता है, पर इसमें ऑर्डर नहीं दे रखा, तो ये सारी चीज हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। ये क्वेश्चन अभी आप छोड़ देना क्योंकि एनिलेशन इफेक्ट का क्वेश्चन है। आईयूपैक नेम बताना है, आईयूपीएसी नेम कैसे बताओगे, नंबरिंग देख लो, 1 2 3 4, 4 पे क्या लगा हुआ है, अमाइनो, 4 अमाइनो, 2 फ्लोरो और हाइड्रोक्सी बेंजीन, हाँ फर्स्ट वाला इसका आंसर हो जाएगा। मुझसे आईयूपीएसी मत पढ़ना भैया, क्योंकि आईयूपीएसी मैं आपको नहीं पढ़ाऊंगा, पढ़ाने की सोच रहा हूँ, कभी टाइम मिला तो पढ़ा दूंगा, बट आप जो आईयूपीएसी खुद से ही पढ़ने की कोशिश करना। 16 क्वेश्चन देखिए, अमंग द फॉलोइंग द कंपाउंड हैव द मोस्ट एसिडिक प्रोटॉन, एसिडिक प्रोटॉन देखना है, यहाँ नेगेटिव चार्ज, यहाँ नेगेटिव चार्ज, यहाँ नेगेटिव चार्ज, यहाँ नेगेटिव चार्ज, सबसे ज्यादा स्टेबल किसका नेगेटिव चार्ज होगा, इसका -R सबसे अच्छा होगा, तो CH2 माइनस N डबल बॉन्ड O, यहाँ O माइनस, तो इसके साथ जो है काफी अच्छा -R शो करता है, -R भी शो करता है और -I भी ज्यादा होगा, तो एसिडिक प्रोटॉन C के अंदर हो जाएगा। 17 क्वेश्चन आप कर सकते हो, बहुत होशियार हो। The increasing order of reactivity following compound towards the aqueous hydrolysis, अब इसमें आपको क्या देखना है, रिएक्टिविटी देखनी है, तो रिएक्टिविटी कैसे देखोगे, इस कार्बन की देख लो, इस कार्बन की इलेक्ट्रोफिलिसिटी देखनी है, कैसे देखनी है आप सभी को पता ही है। द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ द फॉलोइंग, हाँ आज ही कराया है बॉइलिंग पॉइंट, सबसे ज्यादा बॉइलिंग पॉइंट किसका होगा, इंक्रीजिंग ऑर्डर लिखना है, जैसे जैसे ब्रांच बढ़ेगी वैसे वैसे बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा, कम होगा। 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 और 5 और ये 6, सारे के सारे क्या है, आइसोमर है। इंक्रीजिंग द ब्रांच, डिक्रीजिंग द बॉइलिंग पॉइंट, सबसे ज्यादा बॉइलिंग पॉइंट होगा फर्स्ट का, तो सी आंसर नहीं हो सकता, बी आंसर नहीं हो सकता। फर्स्ट के बाद जो होगा किसका होगा, सेकंड का, फर्स्ट के बाद सेकंड का, फर्स्ट के बाद सेकंड का, फिर थर्ड और फोर्थ में देखिए इसमें क्या है कि 1 2 3 4 दो ब्रांच है, इसमें क्या है 1 2 3 4 दो ब्रांच है, पर दोनों ब्रांच एक ही जगह है, मतलब ये वाला ज्यादा सर्कल बना रहा होगा उसके मुकाबले, तो इसमें फोर्थ पहले आ जाएगा फिर आ जाएगा थर्ड, तो इसका फर्स्ट आंसर हो जाएगा, देखना आप। आईयूपीएक नेमिंग करनी है, आईयूपीएसी नेमिंग खुद करना, नंबरिंग बता देता हूं। ऐसे केस में नंबरिंग हमेशा डबल बॉन्ड से होगी, रिंग वाले डबल बॉन्ड से, और उस पोजीशन से जहां जो है कार्बन की संख्या ज्यादा हो, यहाँ देखना यहाँ से नंबरिंग होगी, क्योंकि यहाँ मिथाइल भी लगा हुआ है, 2 3 4 5, ठीक है, और 5वीं पे ये हमारा जो है विनाइल ग्रुप लगा हुआ है, विनाइल ग्रुप 5वीं पे लगा हुआ है, और फर्स्ट पे मिथाइल है, फर्स्ट मिथाइल 2 विनाइल साइक्लोपेंटीन, और इसमें क्या है 1 विनाइल, गलत बात, 2 मिथाइल, गलत बात, 1 मिथाइल 5 विनाइल, ये ठीक है, सी वाला ठीक है। द मोस्ट इलेक्ट्रोफिलिक मोलिक्यूल अमंग द फॉलोइंग,
मोस्ट इलेक्ट्रोफिलिक, इलेक्ट्रोफिलिक बताना है। देखो H2O पे क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन होते हैं, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप होता है, न्यूक्लियोफाइल होता है। डबल बॉन्ड का मतलब इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है। BF3 देखो, इसमें 8 इलेक्ट्रॉन नहीं होते, ऑक्टेट पूरा नहीं होता, इलेक्ट्रोफिलिक है। NH3 में क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन डोनेट करने के लिए होते हैं। तो क्या हो जाएगा आपका बी आंसर हो जाएगा। 22 देखिए, द मोस्ट इलेक्ट्रोफिलिक मॉलिक्यूल अमंग द फॉलोइंग, ये तो दोबारा लिखा गया, इसका IUPAC नेम बताना है। इसका जो है आपको क्या बताना है, IUPAC नेमिंग, IUPAC इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री नोमेनक्लेचर आपको बता देना है। 23वां देखिए गया था, द डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एसिडिटी ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड, एसिडिटी का डिक्रीजिंग ऑर्डर लिखना है। ठीक है, तो एसिडिटी देखो यहां से निकलेगा, यहां से और यहां से। ठीक है, इसमें इधर कैसा लगा हुआ है, ये sp कार्बन, ये कैसा लगा हुआ है sp2 कार्बन, इधर कोई नहीं लगा हुआ। सबसे ज्यादा एसिडिक कौन होगा, sp वाला, तो आप ये कर दोगे। द मैक्सिमम नंबर ऑफ साइक्लिक स्ट्रक्चर पॉसिबल, ये क्वेश्चन देखिए, ये कह रहा है द मैक्सिमम नंबर ऑफ साइक्लिक स्ट्रक्चर पॉसिबल फॉर द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला इतना। अब इसमें कैसे निकालना, du निकालना, सबसे पहले लेक्चर में सिखाया था du निकालना, तो du निकाल देना, उतनी जितना du आएगा उतनी साइकिल पॉसिबल है। द मैक्सिमम नंबर ऑफ हीट ऑफ कंबस्टन, अच्छा हीट ऑफ कंबस्टन प्रोपोर्शनल टू हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन, दोनों क्या होते हैं, स्टेबिलिटी के जो है व्युत्क्रमानुपाती या कहूं इनवर्सली प्रोपोर्शनल, तो आप जो है ऑर्डर लिख दोगे। अच्छा, इसमें ब्रांचिंग हो रही है वही, द मैक्सिमम नंबर ऑफ हीट ऑफ कंबस्टन ऑफ द फॉलोइंग, 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, तो क्या लिखना है, मैक्सिमम 1 2 3 4 5 6 7, तो इसकी तो सबसे कम होगी तीसरे वाले की, सबसे कम किसमें, इसमें। सीधा डी आंसर इसका आप ऐसा लगा सकते हो, डी आंसर लगा सकते हो इसका आप। ठीक है, बाकी ब्रांच पे हीट ऑफ कंबस्टन का क्या इफेक्ट पड़ता है आप देखना। ठीक है, अभी मुझे ध्यान नहीं है। द इलेक्ट्रॉन रिच ओलिफिन अमंग द फॉलोइंग, इलेक्ट्रॉन रिच बताना है। इसमें देखिए, इस ऑक्सीजन पे जो ये लोन पेयर है इधर जाएंगे, इधर यहाँ कैसा है, निगेटिव चार्ज इकट्ठा हो रहा है बहुत ज्यादा है। इसमें क्या है, पॉजिटिव चार्ज इकट्ठा हो रहा है, इसका तो कोई मतलब नहीं। इसमें भी सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन रिच कौन सा है, ए वाला, क्योंकि निगेटिव चार्ज वहां आ रहा है। द डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ डाइपोल मूवमेंट, डाइपोल मूवमेंट बताना है। तो देखिए फर्स्ट वाले में क्या होगा, क्लोरीन क्लोरीन फ्लोरीन फ्लोरीन, इसने अपनी तरफ खींचा, इसने अपनी तरफ खींचा, पर इन दोनों ने भी कुछ अपनी तरफ खींचा, तो मतलब डाइपोल मूवमेंट लगभग 0 की बराबरी हो गया। 0 नहीं है, थोड़ा सा है, फ्लोरीन की तरफ थोड़ा सा है, पर इतना भी नहीं है। इसमें देखिए फ्लोरीन फ्लोरीन हाइड्रोजन हाइड्रोजन, दोनों फ्लोरीन ने अपनी तरफ खींचा होगा, तो डाइपोल मूवमेंट बहुत ज्यादा इनकी तरफ होगा। इसमें क्या है, 2 Cl लगे हुए हैं या हाइड्रोजन हाइड्रोजन लगा हुआ है, डाइपोल मूवमेंट इनकी तरफ गया होगा क्योंकि क्लोरीन ने अपनी तरफ खींचा होगा। कौन अच्छा खींच सकता है अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन, फ्लोरीन क्लोरीन, जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होगी तो फ्लोरीन खींच सकता है। सबसे ज्यादा डाइपोल मूवमेंट होगा सेकंड में, फिर होगा थर्ड में और फिर होगा फर्स्ट में। सेकंड थर्ड फर्स्ट, बी आंसर इसका हो जाएगा। The major product formed in the following reaction is, अच्छा ये देखिए ध्यान से, मेजर प्रोडक्ट बताना है कि कौन सा बनेगा। अब यहाँ HCl है एक इक्विवेलेंट, अब H प्लस जाके लगना है, कौन से नाइट्रोजन पे जाके लगेगा, जो नाइट्रोजन हमारा ज्यादा बेसिक होगा। कौन सा नाइट्रोजन बेसिक है, देखिए इसके जो लोन पेयर है इस वाले नाइट्रोजन के कहाँ जा रहे हैं, रिंग में जा रहे हैं, मतलब फ्री नहीं है। इस नाइट्रोजन के लोन पेयर फ्री हैं, तो मतलब ज्यादा बेसिक है, नाइट्रोजनों के H प्लस इस पे जाकर लगेगा। देख लीजिए कौन से में लगा हुआ, बी वाले में लगा हुआ, तो बी वाला आंसर हो जाएगा। द डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ बेसिसिटी, बहुत अच्छे से कर सकते हो आप, इसमें होशियार हो। पार्ट ई में आ गए हम, क्या कहता है ये, द परक्लोरिक एसिड मॉलिक्यूल कंटेन, परक्लोरिक एसिड का फॉर्मूला ये होता है, परक्लोरिक एसिड का फॉर्मूला आपका ये होता है, दोबारा लिख देता हूं, परक्लोरिक एसिड Cl C डबल बॉन्ड O और यहाँ जो है O और H, ये परक्लोरिक एसिड है। इसमें पाई और सिग्मा बॉन्ड कैलकुलेट करने हैं, मुझे कराने की जरूरत नहीं है। करेक्ट ऑर्डर ऑफ बेसिसिटी अमंग द फॉलोइंग एनायन, ये सब एनायन है, मतलब यहाँ निगेटिव चार्ज है, निगेटिव चार्ज
निगेटिव 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 निगेटिव। अच्छा, आपको बताना है कि इसमें जो है किसकी बेसिसिटी ज्यादा होगी। तो बेसिसिटी उसकी ज्यादा होगी जिसका निगेटिव चार्ज ज्यादा स्टेबल नहीं होगा। निगेटिव चार्ज किसका स्टेबल नहीं है? देखो इस वाले का तो सबसे ज्यादा होगा क्योंकि रेजोनेंस में जा रहा होगा। इसमें प्लस आई लगा हुआ है, प्लस आई निगेटिव चार्ज को डिस्टेबल करता है, तो इसका निगेटिव चार्ज स्टेबल नहीं है, मतलब बहुत ज्यादा निगेटिव चार्ज रिएक्टिव है, मतलब रिएक्टिव का किसी से भी जल्दी से H+ ले लेगा, और जो H+ लेता है होता है बेसिक। तो ए आंसर हो जाएगा, बी भी आंसर हो जाएगा क्योंकि दोनों सेम है। IUPAC नेम लिखना है इसका, तो IUPAC नेम कैसे लिखोगे? 1 2 3 4 5 6 7, इधर से नंबरिंग क्यों करिए? क्योंकि जिधर से पहले हमारा लोकेंट हो उधर से नंबरिंग करते हैं। तो क्या लगा हुआ है? 2 मिथाइल 2, ऐसे करना इसे 2 5 डायामिथाइल, 2 5 डायामिथाइल और हेप्टेन। तो है कहीं? है ही नहीं। अच्छा, शायद ये नहीं होगा, यहाँ जो है ये कार्बन नहीं होगा, इतना इतना होगा ये स्ट्रक्चर, तब भी नहीं हो सकता भाई। इसमें गलत दे रखे हैं आंसर, ये वाला क्वेश्चन का आंसर गलत है। आप खुद से लिख लेना जो भी मर्जी हो, IUPAC सीख के, इतने बड़ी बात ना है ये, ठीक है, बच्चों की बात है। रीअरेंजमेंट द फॉलोइंग इन ऑर्डर ऑफ एसिडिक स्ट्रेंथ। एसिडिक स्ट्रेंथ बतानी है। बेंजोइक एसिड 2 मिथॉक्सी बेंजोइक एसिड 4 मिथॉक्सी बेंजोइक एसिड। मिथॉक्सी का क्या मतलब? OMe ग्रुप। OMe ग्रुप को मिथॉक्सी कहते हैं। ऑर्थो पोजीशन पे लगा हुआ है, पैरा पोजीशन पे लगा हुआ है, खाली बेंजोइक एसिड है, लिख लोगे बहुत आराम से। IUPAC नेम, अच्छा इस तरह के IUPAC नेम देखो। नंबरिंग किधर से करेंगे? जिधर से ये वाला हमारा पूरा ग्रुप पास आ जाए, 1 2 3 4 5 6, ठीक है। तो 1 2 3 पे लगा हुआ है, तो पहला तो आंसर हो नहीं सकता। और इसे क्या कहते हैं? फॉर्मिल मिथाइल। इसका जो हम जो है यूज करते हैं इसके लिए प्रीफिक्स होता है इसका 4 मिथाइल। इसके लिए होता है क्या? फॉर्मिल। इसके लिए C डबल बॉन्ड O के लिए होता है फॉर्मिल। और कितने कार्बन है? 1 कार्बन, तो फॉर्मिल मिथाइल। इस पूरे को एक साथ लिया, फॉर्मिल और 1 कार्बन मिथाइल। और कितना है? हेक्सेन 1,6 डाई अल। तो ये आंसर हो जाएगा, डी वाला आंसर हो जाएगा। अमंग द फॉलोइंग कंपाउंड द मोस्ट बेसिक कंपाउंड, मोस्ट बेसिक डी होगा। कैसा होगा ये आप सब कर सकते हो। आएगा करेक्ट ऑर्डर ऑफ प्लेसिंग ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड इंक्रीजिंग ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन बतानी है। ऑक्सीडेशन देखो, इस वाले कार्बन की कितनी होगी? अगर इस कार्बन की आप देखोगे ना तो इसकी कितनी होगी? देखो ऑक्सीडेशन आपको कैसे निकालनी है, फर्स्ट लिख के दिखाता हूं, बाकी आपको खुद से लिखना होंगे। CH3 C हाइड्रोजन और OH। अब हाइड्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कार्बन से कम होती है, तो ये और ये कार्बन के बीच में बॉन्ड है 0। 2 से इलेक्ट्रॉन लिया तो कितना हो गया? -2। एक को इलेक्ट्रॉन दे रहा है तो क्या हो गया? -2 में से +1 कितना हो गया? -1। तो इसकी कार्बन की क्या होगी? -1 होगी। क्या आपकी? -1 होगी इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट। इसमें कितना है? -1। इसमें लिख सकते हो, इसमें कितना होगा कि कार्बन के बीच में इसमें होगी +3, इसमें होगी +4 और इसमें होगी -2। तो इनका ऑर्डर आप अब लिख देना अपनी मर्जी से। लिस्ट द फॉलोइंग कंपाउंड इन ऑर्डर डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एसिडिटी कर सकते हो आप। IUPAC नेम आप खुद पढ़ोगे। डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड, डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ फॉलोइंग कंपाउंड। बेसिसिटी लिखना इस वाले में बेसिसिटी 10वें क्वेश्चन में डी के ई के बेसिसिटी बतानी। सबसे ज्यादा बेसिक ये वाला होता है, तीसरा। फिर इतने क्वेश्चन करा दिए ना, याद हो गए। तीसरा, दूसरा, पहला, फिर वो चौथा। तीसरा, दूसरा, पहला, चौथा, ये उसका ही क्वेश्चन आ गया एनिलेशन इफेक्ट का। ठीक है, कराऊंगा बाद में। अच्छा ये देख लो, एसिडिटी देखनी, यहाँ नेगेटिव चार्ज, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये देखना नेगेटिव चार्ज। तो एसिडिटी देखनी, तो मैंने कंजुगेट बेस बना लिए हैं। अब कंजुगेट बेस कौन सा स्टेबल होगा? ये नेगेटिव चार्ज इसके साथ कहाँ जा सकता है? रेजोनेंस में। इसके साथ जा सकता है रेजोनेंस में। इसमें भी सब में सेम है।
ये निगेटिव चार्ज 5 मेंबर रिंग पे है, ये 6 मेंबर रिंग पे है, तो 5 मेंबर रिंग ज्यादा इलेक्ट्रोनिगेटिव होती है। कौन सा निगेटिव चार्ज स्टेबल है? दूसरा निगेटिव चार्ज मेरा फर्स्ट से ज्यादा स्टेबल है। और जो हमारी आप ध्यान रखना, एक ये ओपन स्ट्रक्चर होगी और एक 6 मेंबर स्ट्रक्चर होगी। तो जो ओपन स्ट्रक्चर होती है वहां निगेटिव चार्ज 6 मेंबर इस वाली से कम स्टेबल होता है, क्योंकि यहाँ इसकी जो है पोजीशन क्या है, फिक्स है रेजोनेंस में जाने के लिए, इसमें घूमता रहता है, तो इसके साथ ओ के साथ जो है कंजुगेशन में जाने के लिए प्रॉब्लम होगी। तो आप ये याद कर लेना, कभी भी ऐसा हो आपके सामने 6 मेंबर पे निगेटिव चार्ज इस पे, तो हमेशा 6 वाले की ज्यादा स्टेबिलिटी होगी, और यही ऑर्डर हो जाएगा आपका एसिडिटी का। द कंपाउंड्स दैट गिव्स प्रिसिपिटेट ऑन वार्मिंग विद एक्वस AgNO3। तो प्रिसिपिटेट बोलेगा जहां से Cl अच्छे से जल्दी निकल जाएगा, मैं कहूं जहां से Br जो है वो इजीली निकल जाएगा। Br निकल के Br माइनस निकलेगा तो कैसे चार्ज आएगा? पॉजिटिव चार्ज। यहाँ पॉजिटिव चार्ज, यहाँ पॉजिटिव चार्ज, यहाँ पॉजिटिव चार्ज, यहाँ पॉजिटिव चार्ज। कौन सा स्टेबल है? ये वाले, क्योंकि इसकी वजह से एरोमेटिक होगा, जो आप एरोमेटिसिटी में समझोगे। ये क्वेश्चन मैं आपको करा चुका हूँ, आप देखना। ये क्वेश्चन एरोमेटिसिटी का, ये UPSC का। द करेक्ट ऑर्डर ऑफ एसिडिटी, अच्छा ये एसिडिटी खुद से लिख के देखना, कर लोगे इसे, इतना मुश्किल ना है यार ये एसिडिटी बेसिसिटी का। और ये आपका असाइनमेंट सोल्व हो गया है कंप्लीट, असाइनमेंट सोल्व हो गया है कंप्लीट। अब आप मेरी एक बात ध्यान रखना, बात है ये कि जो दूसरा असाइनमेंट है 150 क्वेश्चन का, जब आपका एरोमेटिसिटी और रिएक्टिव इंटरमीडिएट हो जाए तो उसे करना, GOC का दूसरा असाइनमेंट। फिर उसके बाद आप क्या करना है आपको कि एरोमेटिसिटी का असाइनमेंट मैं सोल्व कराऊंगा और रिएक्टिव इंटरमीडिएट का सोल्व कराऊंगा, पर इसका दूसरा असाइनमेंट आप ट्राई करना। ग्रुप में ज्यादा से ज्यादा डाउट पूछो, ज्यादा से ज्यादा जी भर भर के, पर दिमाग भी लगाओ कि हाँ ये सोल्व हो रहा है नहीं। क्वेश्चन में प्रॉब्लम हो रही, इंटरनेट पर सर्च करो, पर क्वेश्चन आपके दिमाग में घुस जाना चाहिए। क्वेश्चन देखते ही टूट पड़ो एकदम उस पर कि हाँ ऐसा तो मुझे सोल्व करना ही करना है। ठीक है, तो अपना GOC अपनी तरफ से समाप्त हो चुका है। इस लेक्चर के लिए इतना ही। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।